जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। बोलेंगे भैया हम सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं और उस भरोसे को साथ ही एक दिन अपने परिवार के लिए कायम करेंगे कि हाँ, आप जो सोचते थे मैं वैसा ही हूं और मैंने करके दिखाया है। क्योंकि हर साथी फैमिली मेंबर को, माता को, पिता को हमेशा ये उम्मीद होती है कि बच्चा हमारे लिए कुछ कर गुजर जाए, तो आप एक दिन वो करके गुजर जाएंगे। तब उनको महसूस होगा कि उन्होंने एक साथी ऐसे ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अपने कर्तव्य को निभा सकता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 11 तैयार हैं। अगर तुम साथी तैयारी में पीछे चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी पीछे चल रहा है। शायद कोई आपसे ज्यादा अपडेटेड और बेहतर हो। तो सिलेक्शन किसका होगा? जो अपडेटेड होगा, जो बेहतर होगा। तो बेहतर होने के लिए आपको भी अपनी तैयारी में कभी कमजोरी नहीं रखनी है। उम्मीद करूंगा 11 तक आप तैयार कर चुके होंगे। याद रख लेना, आपके पास ये संडे होगा। इस संडे तक आपके साथी ये 15 सेट पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। क्योंकि जब हम साथी जो नेक्स्ट मंडे है उसको जब तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो मंडे को क्या होने वाला है आपका सब्जेक्ट वाइज। यानी सबसे पहले एक क्लास स्टैटिक की लेंगे। जैसे स्टैटिक के मैं आपके 250 क्वेश्चंस का चुनाव कर चुका हूं। भैया अभी से कर लिया? जी भैया, रात जागा हूं, 4:43 पर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जागते हुए कि भाई इस क्वेश्चन को लेंगे, ये छोड़ दिया जाए। ये मैं बच्चों को बता चुका हूं, इसको अब बच्चे जान चुके हैं। जैसे फुटबॉल में क्या हमसे छूट गया, वो एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत होगी। तो 15 क्लासेस ये, ठीक है। और साथ में मंडे फिर साथ ही ट्यूसडे को इसी तरह से हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस का चुनाव करेंगे। वो मैं आज कर लूंगा, ठीक है, आज कर लूंगा। और आज से मतलब है कि वो शायद मेरे हिसाब से 160 170 क्वेश्चन में पॉलिटी कवर हो जाती है। तो उन सबको ऐसे ही क्रम से वो कैलेंडर में कल के एग्जाम में आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में वो साथी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई हम किस तरह से क्लासेस को करेंगे, कौन सी क्लास कब होगी। मतलब एक अच्छा रिवीजन, कुछ चीज़ें बच गई हैं तो उन सबको शामिल करते हुए आपको परफेक्शन के साथ तैयार करने का ये प्रॉमिस मेरा आपसे है। आप इन 10 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। एंड देन वन डे किस अभिनेता की पुस्तक है? भैया ये नसरुद्दीन शाह की पुस्तक है। त्रिमूर्ति फिल्म वाले नसीरुद्दीन शाह। क्या बोलेंगे? नसरुद्दीन शाह की पुस्तक है। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह की बुक है। ममिता कहाँ का है? भैया ममिता त्रिपुरा का है। कहाँ का है? ममिता मोशक आपका सुलमानी लेबांग बूमानी। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है, यूपी में है। बिहारी नववर्ष किस फेस्टिवल को कहते हैं? जुड़ शीतल को कहते हैं, जुड़ शीतल। और केरल का क्या बताया था न्यू ईयर, जरा बताना। केरल का क्या बताया था? एमबीटी ने प्रतीक मुद्रा जो टोकन करेंसी थी उसने शुरू की थी 1329 में। बेचारे के सारे क्या बोलेंगे, जो भी वो करना चाहता था सब विफल हुआ था, सब विफल हुआ था। पोंडू खेती किस राज्य की स्थानांतरित खेती है जिसको झूम खेती हम कहते हैं? क्या बोलोगे भैया? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है आपकी, आंध्र प्रदेश की है। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके पहले प्रेसिडेंट फजल अली थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू दो अन्य सदस्य थे साथी। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? रोज बारकर थे। कौन थे आपका? भैया रोस बारकर आपका पहले अध्यक्ष थे, रोस बारकर। ठीक है, एच के कृपलानी पहले भारतीय बने थे, मैंने आपको बताया था 1947 में। क्वाशी-ओर्गर रोग किसकी वजह से होता है? तो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से। विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला साथी? आपका क्या बोलेंगे? पूर्णिमा देवी को मिला। भैया किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला आपका विटली गोल्ड अवार्ड 2024। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार स्कोर बता दो, एक बार स्कोर बता दो। सर जी आई एम सॉरी। नहीं बच्चे, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोशिश करो कि आपसे किसी प्रकार की जीवन में कोई गलती ना हो पाए। और अगर आप इस कोशिश को करेंगे कि कोई गलती आपसे ना हो, तो आप ये पाएंगे कि कभी ना कभी अगर कभी कोई गलती हुई है तो वो इतनी छोटी गलती होगी कि आपको उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप सॉरी बोलते हैं तो आपकी महानता है। आयुष शाहबाज नवीन सर का शिष्य, 9 स्कोर, बहुत बढ़िया। मनीषा गोविंद कल्पना सिंह जी 9 मार्क्स हैं आपके। भाई रोक तो सही, कमेंट्स दिख नहीं रहे, थोड़ा धीमे करो। लड्डू कुमार 8 है, मिंटू चौधरी RWA 8 है, सचिन गुजर भाई 9 स्कोर है, सानू भाई का 7 स्कोर है, आकांक्षा गौतम बहन 9 स्कोर पर हैं और SN भारती 7 पर हैं, बबली कुमारी जी 9 पर हैं। बहुत शाबाश। तो शुरू करें आज की क्लास को, थम्स अप कर देंगे जी भैया, रेडी हैं।
जी भैया एकदम से तैयार हैं अगले 2 घंटे के लिए। अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अरविंद पारिख जी का CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। शहनाई से है क्या? शहनाई से भैया याद रखेंगे एक नाम आपका एस बल्लेस, एस बल्लेस। और सबसे बड़ा नाम कौन सा है शहनाई का, बताना जरा। तो आप बोलेंगे भैया बिस्मिल्लाह खान जी, जिन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब क्या शहनाई भारत के लिए बजाई थी। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, चारों शीर्ष सम्मान इनको प्राप्त हैं। ठीक है। मृदंगम की बात करते हैं, पालघाट मणि अय्यर, इनका नाम कभी मत भूलना। क्या बोलोगे? पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पालघाट मणि अय्यर। ठीक है, पालघाट मणि अय्यर आपका। आर राघवन, ये तुमसे वहां भी पूछूंगा मैं आपका, जब हम करेंगे आपका मंडे को क्लास। पालघाट मणि अय्यर बोलना भैया, याद आ गया। तबला की अगर हम बात करें, तबला से है क्या? नहीं भैया, तबला से त्रिलोक गुरटू याद रखेंगे। त्रिलोक गुरटू का संबंध किससे है? आपका तबला से है। विक्रम घोष जी का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? विक्रम घोष जी का संबंध किससे है? आपका तबला से है। ठीक है। सितार से हैं अरविंद पारिख जी। सितार से सबसे बड़ा नाम आप मुझे बताओ कौन है? सितार से सबसे बड़ा नाम आप मुझे बताएंगे। बुद्धादित्य मुखर्जी किससे संबंधित हैं? तो बुद्धादित्य मुखर्जी ये आपका सितार से संबंधित है। ठीक है, सितार से। निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? निखिल बनर्जी भैया जी आपका सितार से संबंधित हैं। इमरत खान किससे संबंधित हैं? इसी से संबंधित है, इमरत खान। इनायत खान, इमदाद खान, इनायत खान किससे संबंधित हैं? इसी से हैं। इमदाद खान किससे संबंधित हैं? इमदाद खान, क्या बोलेंगे? इमदाद खान किससे संबंधित हैं? इसी से संबंधित हैं। किससे हैं? आपका सितार से संबंधित हैं। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू भारतीय राज्य तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान, पहला क्वेश्चन कहां पे होता है जल्लीकट्टू? तुम मिलने आ जाओ जल्दी जल्दी। क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी, सिलेक्शन लेके। जल्दी जल्दी कहां पर है आपका? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। किस फेस्टिवल के दौरान? पोंगल। तो यहां से समझे पोंगल कहां पे मनाया जाता है। तुम मिलने आओगे जल्दी से तो पागल होने से बच जाएंगे। उत्सव के एक भाग के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू मनाया जाता है शादी थर्ड डे। क्या बोलोगे? थर्ड डे, जिस दिन होता है मट्टू पोंगल। मुझे बताना मट्टू पोंगल में कौन से जानवर की पूजा होती है? तो आप बोलेंगे भैया बैल, यानी कि ऑक्स को इस दिन पूजा जाता है, वर्शिप ऑफ ऑक्स। ठीक है। भोंगी पोंगल जो है आपका, भोगी नहीं भोंगी, भोंगी पहला होता है। जी भैया पहला होता है। कन्नुम पोंगल क्या फोर्थ डे होता है जिसमें कन्या की पूजा होती है? जी भैया। सेकंड डे कौन सा होता है ये बताओ भाई। फर्स्ट तो भोंगी हो गया, सेकंड आपका क्या बोलेंगे? नहीं दिया हुआ है। थर्ड मट्टू हो गया, चौथा कन्या। आप मुझे बताओ सेकंड डे जो होता है, सेकंड डे वो कौन सा होता है? तो सेकंड डे आप बोलेंगे भैया कौन सा होता है? उस दिन हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूर्य पोंगल बोलते हैं। सूर्य पोंगल किसकी पूजा होती है? भगवान सूर्य की वर्शिप की जाती है, भगवान सूर्य। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा दोस्त, मुझे बताओ तमिलनाडु के अन्य कौन कौन से फेस्टिवल आप जानते हैं? तमिलनाडु के फेस्टिवल बताओ सारे दोस्त। तमिलनाडु के कौन कौन से फेस्टिवल आप जानते हो? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तमिलनाडु के फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। पोंगल के अलावा बताने हैं, एक एक नाम आप सबसे उम्मीद करूंगा। तमिलनाडु के जो फेस्टिवल्स हैं उसमें क्या बोलेंगे भैया? सबसे पहले बोलेंगे थाईपुसम। किसको? थाईपुसम फेस्टिवल को। और थाईपुसम फेस्टिवल क्या है? जो तमिल सोलर मंथ होता है ना, तमिल कैलेंडर में होता है एक सोलर मंथ। सोलर मंथ मतलब सौर माह, और सौर माह ये डिवोट करता है किसको? भगवान मुरुगन को। बड़ी इसकी मान्यता है वहां पर। मुरुगन कौन से देवता हैं बता सकते हो? साउथ में बहुत पूजे जाते हैं भैया। कार्तिकेय भगवान है, भगवान शिव और पार्वती के जो बेटे हैं। ठीक है, जैसे गणेश जी है आपका। अगर मैं बोलूं आपका थिमिथी, थिमिथी ये कहाँ पर होता है? थिमिथी भी आपका भैया कहाँ का है? किसके सम्मान में? जो महाभारत में कैरेक्टर है ना द्रौपदी, द्रौपदी की रेस्पेक्ट में। द्रौपदी इन रेफरेंस ऑफ द्रौपदीज रेस्पेक्ट, द्रौपदी के सम्मान में थिमिथी को मनाया जाता है, थिमिथी को। तीसरा साथी चित्रा पूर्णिमा। चित्रा पूर्णिमा कहाँ पर मनाई जाती है? पूर्णिमा में चंद्रमा कैसा होता है? आधा या पूरा बताना। चंद्रमा कैसा होता है? महामय। क्या बोलोगे? महामहम जो है साथी, ये कहाँ पर मनता है? तमिलनाडु में। अब महामहम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्षों में महामहम मनाया जाता है? तो याद रख लेना ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ऐसा ही हिंदुओं में कौन सा है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है?
हिंदुओं में, तो आप कहेंगे भैया वो तो कुंभ का मेला है, हम जानते हैं। तो आप हिंदुओं का तो जानते हो कुंभ का मेला, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा अच्छा है कि जैन धर्म में कौन सा त्योहार है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? जब आई मजा, जब इसको बता दो। 12 वर्षों में जैन धर्म में कौन सा मनाया जाता है? महामहम हो गया आपका, फ्लोट फेस्टिवल होता है, माँ पार्वती की पूजा के लिए होता है, माँ पार्वती के लिए, और वालविल ओरी वीजा। क्या बोलोगे? वालविल ओरी 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 वीजा। ओरी वीजा नहीं मिल रहा है, तुम मिलने आ जाओ ना। ओरी वीजा नहीं मिल रहा है। उसने बोला फ्लोट, फ्लोट मतलब तैर के आ जा, तैर के आ जा, फिर तू महान है, महान है। उसने बोला नहीं, तैर के तो नहीं आ सकता, तुम्हारे चित्र से ही काम चलाना पड़ेगा। उसने बोला थम जाओ, थिमी थी, क्या बोलेंगे? थम जाओ, थम जाओ। अब वो उसके चित्र को कैसे रख के बैठा था? थाई पे, ऐसे रख लो, उसको देख रहा था। ठीक है, क्या बोलेंगे? तमिलनाडु के उत्सव हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। आगे आते हैं दोस्त, आगे आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है? अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ द डे, जय, द व्हाइट टाइगर, और नीली छतरी। नीली छतरी मतलब ब्लू अम्ब्रेला, इंग्लिश में भी ब्लू छतरी लिखा हुआ है, ब्लू अम्ब्रेला। क्या बोलोगे? ब्लू अम्ब्रेला। तो ब्लू अम्ब्रेला जो है साथी, ये तो है आपका रस्किन बॉन्ड की बुक है। मैं आपको बता चुका हूं, रस्किन बॉन्ड एसएससी के फेवरेट राइटर्स में से एक हैं। द व्हाइट टाइगर, ऑप्शन को बताना, सी किसका है? व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? व्हाइट टाइगर, उनको बुकर प्राइज भी मिला था व्हाइट टाइगर के लिए, बताएं जरा। तो आप कहेंगे व्हाइट टाइगर भैया ये अरविंद अडिगा की बुक है। किसकी है? अरविंद अडिगा की पुस्तक है। किसकी है? अरविंद अडिगा, जिन्होंने सिलेक्शन डे लिखी है। जिन्होंने क्या लिखी है? आपका सिलेक्शन डे को लिखा है। बहुत बढ़िया, हाँ जी। नो, आपका जो साथी ईस्ट रीजन है उसके एमटीएस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कक्षा के बाद आप आराम से चेक कर सकते हैं जो ईस्ट रीजन में हो। ठीक है, ईस्ट रीजन वाले अभी सारे नहीं आए हैं, आ जाएंगे, आराम से चेक कर लेना। जय पुस्तक है क्या इनकी? नहीं जी, क्लियर लाइट ऑफ द डे है। अब मैं आपसे पूछूंगा अनीता देसाई की कुछ पुस्तकों के नाम मुझे बताओ। आप क्या बोलेंगे? अनीता देसाई की कुछ बुक्स के नाम आप मुझे बताओ। तो क्या बोलेंगे भैया? फास्टिंग फीस्टिंग बड़ी पूछी जाती है। फास्टिंग फीस्टिंग किसकी बुक है? तो अनीता देसाई की बुक है। दूसरा मेरा आपसे इन कस्टडी किसकी बुक है? इन कस्टडी, तो ये बोलेंगे अनीता देसाई की बुक है। तीसरा मैं पूछूंगा फायर ऑन द माउंटेन, क्या बोलेंगे? फायर ऑन द माउंटेन किसकी बुक है? फायर ऑन द माउंटेन, तो ये अनीता देसाई। इनकी जो बेटी है किरण देसाई, उनकी चर्चित पुस्तक कौन सी है जरा बताएं। किरण देसाई की चर्चित पुस्तक कौन सी है? बहुत पूछता है एसएससी, किरण देसाई की पुस्तक, जिनको याद आई फटाफट से सोचे। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्या बोलोगे? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी है साथी? ये किरण देसाई की बुक है। किसकी? किरण देसाई की बुक है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। बताएंगे जी। गजल गायन के लिए या फिर भजन गायन के लिए? भजन गायन के लिए तो अनूप जलोटा है भैया। और कौन कौन? अनुराधा पौडवाल हैं, अनूप जलोटा हैं आपके, अनुराधा पौडवाल हैं। एक जिनकी हत्या कर दी गई थी उनका क्या नाम है? वो भी एक भजन गायक थे, बोलेंगे भैया फटाफट से। अनुराधा पौडवाल। गुलशन कुमार टी सीरीज वाले, क्या बोलेंगे? आतंकवादियों ने जिनकी हत्या कर दी थी, गुलशन कुमार। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई किससे संबंधित है? जगजीत सिंह गजल गायन से। हमेशा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं एसएससी में जिनका निधन हाल ही में हुआ हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। थम्स अप करें, यस और नो। जी भैया। तो गजल गायन, एक आदमी भजन के लिए सिद्धू मूसेवाला बता रहा है, पगला गया भाई तू भाई पागल हो गया कि सिद्धू मूसेवाले का कौन सा भजन सुन लिया तुमने, पागल आदमी। बताएंगे जी। गजल गायन के लिए हाल ही में किसका निधन हुआ था? पंकज उदास। क्या बोलोगे? पंकज उदास। और कौन है? पंकज उदास। दूसरा बेगम अख्तर, जिनको गजलों की क्वीन कहा जाता है, बेगम अख्तर। ये कौन है? बेगम अख्तर, ये गजलों की रानी है। कौन है ये भैया गजलों की रानी है, गजलों की रानी। द क्वीन ऑफ गजल्स किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ गजल्स। फिराक गोपुरी,
क्या बोलोगे? फिराक गोरखपुरी जो है साथी आपका, जिनका असली नाम क्या था फिराक गोरखपुरी का? रघुपति सहाय। क्या बोलेंगे? रघुपति सहाय। ये भी किसके लिए जाने जाते हैं? गजलों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, गजलों के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, एक साथी आपके थे कुंवर बेचैन। कुंवर कुंवर बेचैन गजल गायक हैं। कुंवर बेचैन कौन है? एक गजल गायक हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एक इसमें आते हैं वसीम बरेलवी, जिनके शेर आप सुनते होंगे, वो भी गजल बोलते थे अक्सर। वसीम बरेलवी, कई बार मैं इनकी पंक्ति आपको सुनाता हूं कक्षाओं में। वसीम बरेलवी क्या बोलेंगे आपका भैया? वो आपका गजल गायकी से संबंधित हैं। ये देखना मुझे, कर्नाटक संगीत नॉर्थ का है कि साउथ का है? हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ का कि साउथ का? आप ऑप्शन सी बता दो, मैं समझ जाऊंगा आप जानते हैं। कर्नाटक संगीत का संबंध किससे है? उत्तर भारत से कि दक्षिण भारत से? तो दक्षिण के जितने शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताए थे दोस्त, उन सब में किसका इस्तेमाल होगा? भैया जी कर्नाटक संगीत का होगा। किसका? बहुत बढ़िया जी, साउथ सबने लिखा। बोल दो भैया, हम हल्के फुल्के बच्चे नहीं हैं, हम कमाल बच्चे हैं, कमाल। बस थोड़े से अकल के कच्चे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय होने का सम्मान प्राप्त है? तो पहली बात तो साथी, जो रॉयल अल्बर्ट हॉल है, आपसे कभी पूछेगा तो बता पाएंगे लंदन में? जी भैया बता देंगे बिल्कुल। लेकिन ये अवार्ड या बोले ये किसको सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ है आपका लता मंगेशकर जी को। किसको? लता मंगेशकर जी को। कल घराना बताया था मैंने लता मंगेशकर जी का, बताना कौन सा था? लता मंगेशकर जी का घराना बताया था मैंने आपको। तो क्या बोलेंगे भैया? भिंडी बाजार घराना आपने बताया था, भिंडी बाजार घराना। लता मंगेशकर जी साथी, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था 1929 में हुआ, और मृत्यु इनकी 2022 में हो गई। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तभी से इनके एसएससी पूछता है, 2022 से, ठीक है। 23 में तो बहुत पूछे गए थे। लता मंगेशकर जी को ही क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ स्वर, ठीक है, यानी क्वीन ऑफ वॉविल्स। स्वर की सम्राज्ञी किसको कहा जाता है? स्वर की सम्राज्ञी, क्वीन ऑफ वॉविल्स किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। भारत कोकिला किनको बोलते हैं? भारत कोकिला, तो स्वर के लिए इन्हीं को कहा जाता है, याद रखेंगे। मुझे बताओ आप, इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न बोलेंगे भैया 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी के साथ में इनको मिला था। मैं पूछूं इनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो पद्म विभूषण भैया 2001 से पहले मिला होगा। शीर्ष पुरस्कार बाद में दिए जाते हैं अक्सर। क्या बोलेंगे? 2 वर्ष पहले 1999 में दिया गया था। मुझे तो 1999 में किस प्रसिद्ध आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में आपका भारत रत्न दिया गया था? तो कौन थे? पंडित रविशंकर थे, ठीक है। पद्म विभूषण 1999। 2007 में इनको साथी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। क्या मिला था? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, शीर्ष सम्मान, द टॉप अवार्ड किसका मिला था इनको? किस गायिका को मिला है? लता मंगेशकर जी को। 1989 में इनको दादा साहब फाल्के मिला था, याद रख लेना, 10 साल पहले पद्म विभूषण से। 2 साल पहले तो पद्म विभूषण मिला, दादा साहब फाल्के मिला था पद्म विभूषण से साथी 10 साल पहले। क्या बोलेंगे? 10 साल पहले। याद रख लेना 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वार कहते हैं जिसको। उस समय पर इन्होंने कौन सा गाना गाया है भारत चीन युद्ध के समय? ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों। क्या बोलेंगे? ए मेरे वतन के लोगों। जिसको लिखा किसने था? कवि प्रदीप ने। किसने लिखा है? जिसको लिखा था कवि प्रदीप ने, ठीक है। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो हमारे सैनिकों को प्रेरित था 1962 के युद्ध में। याद रखना इनका पहला गीत कौन सा था? लता मंगेशकर जी का फर्स्ट सॉन्ग वो था किती हसाल। किती हसाल मूवी के लिए। क्या बोलेंगे? किती हसाल मूवी, ठीक है। किती हसाल मूवी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया किस वर्ष में उन्होंने अपना पहला गायन किया था? 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए। कैसी? मराठी फिल्म के लिए उन्होंने अपना पहला गाना गाया था। अगर मैं पूछूं उनका अंतिम गाना कौन सा है? लता मंगेशकर जी का अंतिम गाना कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर बनी फिल्म आपका कौन सी मूवी? मोदी मूवी के लिए सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये क्या था इनका साथी, अंतिम गाना था। लता मंगेशकर जी का अंतिम गाना कौन सा है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। याद रखेंगे जी भैया, इसको हम याद रखेंगे, लता मंगेशकर जी। मुझे बताओ लता मंगेशकर जी का संबंध किस स्टेट से है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन साथी आपके लिए कि इनका संबंध किस स्टेट से है, ठीक है। इन्हीं की बहन है आशा भोसले। इंदौर घराना जिसे ख्यालों के गायन के लिए जाना जाता है, ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, तो पूछे कभी भी ख्याल गायकी के लिए कौन प्रसिद्ध है, इंदौर घराना मध्य प्रदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। इंदौर घराना, क्या बोलोगे, इंदौर। अब जो दौर चल रहा है वो अमीरों का चल रहा है, आमिर खान किसका है, आमिर खान इसके संस्थापक थे। और साथ ही याद रख लेना जो प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं वो भी इसी से जुड़े हुए थे। जो सारंगी वादक कौन से हैं, सारंगी वादक प्रसिद्ध भैया, सुल्तान खान। नाम जानते हो, यस और नो लिखो, मैंने कक्षा में बताया था, बुंदू खां, सुल्तान खान, इलियास खान, जी भैया। अल्लादिया खान आपका जयपुर अतरौली घराने से हैं, किससे, जयपुर का साथी, जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराने से ये हैं। जयपुर अतरौली घराने से एक नाम पूछा जाता है, किशोरी बाई अमोनकर किस घराने से संबंधित है, किशोरी बाई अमोनकर, बोलो जी, किशोरी बाई अमोनकर का संबंध किससे है। जब बच्चा आपको ये मैराथन कराऊंगा ना, इसकी मैराथन का मतलब जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे उस समय उम्मीद आपसे ये रखूंगा कि आपको ये चीज़ें याद हों। केसर भाई केरकर, तो कर कर कहाँ बोलोगे भैया, कर 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 कर, क्या बोलेंगे, कर, काम कर काम कर काम कर। और ये कर 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 कह कह के उसने लाद दिया समान, कि काम कर लाद दिया समान, लाद दिया, काम कर काम कर काम कर, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। जयपुर लोग घूमने जाते हैं तो सामान लाद के जाते हैं अपना बहुत सारा, कि भैया इस सामान को ले चलते हैं वहां काम आएगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी है, बताएंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भैया मैराथन कब हो गया, अभी नहीं बताया, मंडे को होगी। बुद्धू क्लास को पूरी को नहीं देखता है। सर जी प्लीज राइट इन इंग्लिश, बच्चा बता इसमें क्या लिखना था, ये लो प्लीज राइट इन इंग्लिश, एक बच्चा कह रहा लिख देते हैं। जयपुर, जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली, अतरौली घराना, ठीक है। किशोरी बाई अमोनकर, इसको अब तुम पढ़ लेना, ठीक है। किशोरी, किशोरी बाई अमोनकर है भाई, बुद्धू है भाई, घोचू, घोचू बोल ले इसको तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। किससे, केसर बाई, केसर बाई केरकर। मैं खुद कहता हूं मैं कभी भी कोई वर्ड ऐसा मिस नहीं करूंगा जो हिंदी में आपको समझ में ना आए। बेटा सोनू को ऐसे पढ़ लो, इतने बड़े अंग्रेज हो क्या तुम कि सोनू को सोनू ही लिखना जरूरी है। क्यों देश का नाश कर रहे हो यार, हैं? थोड़े से समझ जाओ, मान जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारे जाओगे वक्त के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी है, कौन है जो साथी इंटरनेशनल शूटर है। इंटरनेशनल शूटर कौन है आपका, मंजू रानी, जमुना बोरो, लेसराम, सरिता देवी या अंजुम मोदगिल हैं। अभी अंजुम तो अंजुम ही लिखा जाएगा ना भाई, नाम को क्यों अंग्रेजी के चक्कर में पढ़ते हो, क्या रखा है नाम में, क्या बोलोगे, अंजुम मोदगिल हैं साथी, किससे, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी हैं। और याद रख लेना अंजुम मोदगिल, हाँ ठीक है, निशानेबाज से हो गई। मंजू रानी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। मंजू रानी साथी आपका रनिंग से हैं, जो वॉक रनिंग होती है, किससे, रनिंग वॉकर हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। रनिंग जो वॉक होती है उससे जुड़ी हुई है मंजू रानी। और ये अभी पीछे चर्चित हुई हैं आपका जब ये ब्रॉन्ज लेके आई थी, रनिंग वॉक में ब्रॉन्ज 2023 एशियन गेम्स में कौन लेके आया था। 2023 के जो साथी आपका एशियन गेम्स हुए थे उनमें कौन लेके आया था, तो क्या बोलेंगे जी, मंजू रानी लेके आई थी, मंजू रानी। लेसराम सरिता देवी ये साथी बॉक्सर है मणिपुर की। और कौन सी बॉक्सर है मणिपुर की जिनको आप जानते हो, ये बॉक्सर हैं आपका मणिपुर से। मणिपुर की कोई और बॉक्सर है जिनका नाम आप जानते हो, देखें जरा, तो क्या बोलेंगे भैया, मणिपुर की ही है हमारी मैरी कॉम, हमारी मैरी कॉम। मुझे बताओ आप दोस्त, स्वप्निल कुसाले, क्या बोलोगे, स्वप्निल, स्वप्निल कुसाले जो है ये किस गेम से अभी आपका ओलंपिक में जीत के आए थे, किस गेम से संबंधित हैं स्वप्निल कुसाले। मुझे बताओ सरबजोत सिंह जी किस खेल से संबंधित हैं,
सरबजोत सिंह जो हैं साथी, ये आपका किस खेल से संबंधित हैं? तो क्या बोलेंगे भैया, सरबजोत सिंह तो आपका किनके साथ, मनु भाकर के साथ इन्होंने मेडल जीता था, और देश ने इनको तो ऐसे मनु भाकर के चक्कर में जो है ना, मनु भाकर जी का काम तो भाई आपका सैल्यूट करने लायक है ही, 2-2 मेडल लेके आई हैं। लेकिन सरबजोत सिंह जी को आपको न्यूज़ में देखा कहीं भी देखा आपका? तो इससे क्या पता चलता है आपको, बताओ फटाफट से। सरबजोत सिंह जी कहीं दिखाई दिए आपको, बताओ, दिखा कहीं नहीं दिखे? तो बोलेंगे भैया इनको तो जो है ना, ऐसे समझो देश ने इग्नोर सही कर दिया, मनु भाकर छा गई। क्या बोलोगे, मनु भाकर छा गई। मुझे बताएंगे यहाँ पर साथी आपका मोना अग्रवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? पैरालंपिक प्लेयर हैं मोना अग्रवाल, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो शूटिंग से, अभी ब्रॉन्ज जीत के आई थी पैरालंपिक में, किससे, शूटिंग से जुड़ी हुई हैं आपका। मनीष नरवाल किस खेल से जुड़े हुए हैं? मनीष नरवाल आपका भैया शूटिंग से जुड़े हुए हैं भैया, किससे, मनीष नरवाल आपका शूटिंग से, ये आपका पैरालंपिक में अभी सिल्वर जीत के आए थे। रूबीना फ्रांसिस किससे जुड़ी हुई हैं? रूबीना फ्रांसिस किससे जुड़ी हुई हैं? रूबीना फ्रांसिस किससे जुड़ी हुई हैं आपका? तो बोलेंगे भैया शूटिंग से जुड़ी हुई हैं, अभी सिल्वर जीत के आई थी पैरालंपिक में। मुझे बताओ शीतल देवी किससे जुड़ी हुई हैं? शीतल देवी किससे जुड़ी हुई हैं आपका? तो क्या बोलेंगे भैया तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? आर्चरी से ये जुड़ी हुई हैं, आर्चरी से शीतल देवी। कपिल परमार किससे जुड़े हुए हैं? कपिल परमार ये साथी आपका जूडो से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जूडो। जूडो कहाँ का खेल है बताएं जरा, जूडो कहाँ का खेल है जरा बताएं मुझे फटाफट से। जूडो कहाँ पर साथी बहुत प्रसिद्ध है? जहाँ के सूमो पहलवान भी होते हैं, जहाँ के सूमो पहलवान भी होते हैं। क्या आंसर आएगा भैया? जापान, जापान, जापान। कमाल, एक भूटान लिख रहा है। अब भूटान का तीरंदाजी है बुद्धू, भूटान का तीरंदाजी है। आगे आएंगे। एक बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं? जो बॉल है साथी, क्या बोलेंगे, जो बॉल है वो सिली हुई है, तो उसमें कितने टाँके होते हैं बताएंगे? 186, 226, 261 या 108? 108 स्टिचेस होते हैं। कितने होते हैं? स्टिचेस यानी कि टाँके। आपके भी लगते होंगे ना, जब कुछ कट जाती है स्किन वगैरह तो कैसे टाँके लगा दिए जाते हैं जोड़ने के लिए। जी भैया, तो बेसबॉल हमेशा, बेसबॉल कहाँ का नेशनल गेम है बताना जरा, बेसबॉल कहाँ का नेशनल गेम है साथी आपका? तो आप बोलेंगे भैया यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नंबर ऑफ प्लेयर्स बताना, इसमें कितने होते हैं बेसबॉल में? प्लेयर्स भैया इसमें 9 होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है। जो बॉल का साथी आपका, क्या बोलेंगे, बॉल का व्यास होता है, व्यास का मतलब समझ रहे हो, त्रिज्या का दुगना, डायामीटर बोलते हैं जिसको। तो डायामीटर कितना होता है इसका? तो डायामीटर याद रख लेना 7.3 से 7.5 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान क्या होता है साथी आपका? बॉल का जो मास होता है वो कितना होता है? बॉल का जो वेट है, वजन है, याद रख लेना 5 ओंस के आसपास होता है, 5.25 आउंस होता है। आउंस का मतलब भी कैलकुलेट कर लेना, ये बैठेगा 142 ग्राम के आसपास। कितना? 142 ग्राम के आसपास बैठेगा। ठीक है, 142 ग्राम के आसपास एक बेसबॉल का। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, जैसे नेशनल गेम है यूएसए का, क्या यूएसए के अलावा भी किसी और देश का नेशनल गेम ये है? तो याद रख लेना भैया, ये आपका क्यूबा, जो क्यूबा कंट्री है जिसकी राजधानी हवाना है, और वेनेजुएला जिसकी राजधानी काराकस है, इन दोनों का नेशनल गेम भी ये है। क्यूबा और वेनेजुएला का नेशनल गेम ये आपका है। जानते हैं इस बात को? जी भैया। मैं आपसे नेशनल गेम पूछूं जरा, ईरान का नेशनल गेम पूछ बताना क्या है? ईरान का नेशनल गेम बताना। अफगानिस्तान का नेशनल गेम बताना, अफगानिस्तान का। तो ईरान का क्या होता है आपका साथी? कुश्ती होता है। ईरान का क्या होता है? कुश्ती, रेसलिंग है। और इसका है मरी हुई बकरी को खींचते हैं घोड़ों पर बैठ के, बुजकासी कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। मलेशिया का बताना, मलेशिया का क्या गेम है आपका? मल्ल है एक एशिया का पहलवान, मल्ल बोलते पहलवान को भैया। मल्ल तो आदमी जो होता है वो बेड पे पहुंचा देता मिनटों में। बैडमिंटन, क्या बोलोगे? बैडमिंटन कहाँ का साथी आपका? मलेशिया का।
ठीक है। इंडोनेशिया, एक इंडिया का डॉन है, वो भी कहाँ पे पहुंचा देगा तुमको, बेड पे पहुंचा देगा, बेड रेस्ट पे, हड्डी वड्डी तुड़वा देते भाई वो, क्या बोलेंगे, बेड पे पहुंच जाओगे मिनटों में, बैडमिंटन, बैडमिंटन। इंडोनेशिया का भी क्या है आपका, बैडमिंटन है, ठीक है। टेबल टेनिस भारत के किस पड़ोसी देश का, चाइना का, ये जानते होगे जी भैया, ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं जी। पोलो खेले जाने वाले क्षेत्र के लिए इनमें से कौन सा आयाम सही है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हमने कवर किए हैं, बहुत विशेष हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पोलो। पोलो में पहले तो खिलाड़ी बताओ। पोलो में जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐबक। ऐबक कैसे मरा था, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के 1210 में, ठीक है, इतिहास में आप पढ़ते हैं। पोलो के लिए क्या होता है मैदान, 300 गज लंबा और 160 गज चौड़ा होता है, 160 गज चौड़ा होता है। पोलो की मैं पूछूं साथी, पोलो का जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वो कौन सा है, तो जन्म स्थान इसका साथी मणिपुर है। कहाँ पर जन्मा है ये, पोलो भारत के मणिपुर में जन्मा है, ठीक है। जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, संगोल कंगई बोलते हैं, इसका ट्रेडिशनल नेम है वो, संगोल कंगई। क्या बोलोगे, संगोल कंगई, ठीक है। ये क्या बोलेंगे आपका, क्या होता है, संगोल कंगई। ये क्या है, इसका आपका ट्रेडिशनल नेम है, यानी कि पारंपरिक नाम है, पारंपरिक नाम है। आप मुझे एक बात बताओगे, बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है, शुरुआत में मम्मी पापा स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चे को। भैया बफरिंग हो रही है क्या नेट में, आज ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्लास में। भाई यूट्यूब की तरफ से कोई इशू है, हमारे प्यारे साथी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कौन है, ये नाम दिखाना है इसका जरा, कौन है 7 वाला, बोलेंगे भैया 7 खिलाड़ी होता है। होता एक वचन है, पहली बात तो सिंगुलर है, बहुवचन हो जाए तो होते होता है, पहली बात तो ये, मूर्ख। 4 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कोई कोई तो स्कूल के पीछे पढ़ के आया है, वही दिक्कत है। तो स्कूल तुम इसीलिए भेजे गए थे, पहली बात तो कि स्कूल में जाओ, स्कूल के पीछे मत जाओ, पहली बात। दूसरी बात, जो साथी स्कूल आपको भेजा गया, तो स्कूल सबसे पहले क्या लिखाया गया आपको, के ऐसे लिखा जाता है। कैसे पहले भी गुरुजी ने बताया होगा, एपएनआर ऐसे लिखा जाता है। फिर ABCD पे पहुंचाए होगे तुम, फिर सीधे सीधे गिनतियों पे पहुंचाए होगे, फिर किस पे पहुंचा दिए होगे, पहाड़ों पर 2 दूनी 4 2 3 6, ऐसे ही तो कुछ ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, 2 3 जा 6 पढ़ लिया होगा, इतना अंतर है। तो बच्चा स्कूल में आप इसलिए भेजे गए थे कि आप कोई कुछ बोले, तो हमसे तो जब हम हिंदी के स्कूल में थे, हमसे बुलवाया जाता था इमला, बुलवाया क्या, लिखवाया जाता था। गुरुजी बस बोलते थे, लिखते हम थे, गुरुजी कुछ नहीं लिखते थे हमारे। मुझे आज भी ध्यान है, हम अपने गांव के बराबर वाले गांव में पढ़े, सारे के सारे बहन भाई, हम 5 बहन भाई। तो हमारे गुरुजी इमला बोलते थे, और जो गलती करता था फिर उसकी पिटाई होती थी। आपने लिखा कभी इमला या नहीं, ठीक है, लिखा है या नहीं लिखा है, हाँ या ना करके बताओ, ठीक है। तो याद रखना, इमला का मतलब है जो गुरुजी ने बोल दिया उसको सही लिखना। तो तुम्हें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए यार कि गुरुजी इसको ऐसे लिख दो, इसको उसको लिख दो। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुमको लिखना आना चाहिए। तुम तो ये बोल दो जी, बस तुम बोल दो, वो भी काफ़ी है। लिखने का काम हमारा है, आप हमें ये बता दो जी ये परफेक्ट डेटा है, काम हम अपने आप करेंगे। ये अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है। और तुमको अच्छे बनना होगा, अगर तुम में से 2-4 ही हैं ऐसे नालायक, उनको अच्छा बनना होगा। और जो नालायक खुद को अच्छा नहीं बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, खुद ही सोच लो यार। जो पहले से नालायक है वो क्या होएगा, वो नालायक ही रहेगा, है ना। आगे आ जाओ, गुरुजी लिखा है हमने तो इमला, फर्स्ट टाइम सुना है। तुमको, तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे। तुम्हारे यहाँ उसको कुछ और बोलते होंगे, नकल बोलते हैं बहुत बार उसको, भैया नकल लिखो, इमला लिखो। पहले यूपी में मैं तुम्हें बताऊँ, स्कूलों में बड़ी नकल चलती थी। मतलब अलीगढ़ तो बड़ा फेमस था, हमारे यहाँ से सब पेपर देने आते थे अलीगढ़। अलीगढ़ में नकल चलती है, अलीगढ़ भैया अब नहीं चलती, कभी अब पहुंच जाओ वहाँ 10वीं 12वीं करने के लिए। पहले लोग जाते थे वहाँ, तो वहाँ तो जैसे बोर्ड का पेपर होता था ना 10th 12th का, तो उसको लोग बोल बोल के बोल देते थे, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। अब जिसने पढ़ा नहीं है हिंदी में, वो लिखेगा भी क्या। तो वहाँ से भी मतलब पूरी नकल करके भी बहुत सारे लोगों के ऐसे आते थे 50%। और लोग फिर आके वो दावत देते थे 10th के रिजल्ट की, मैं पास हो गया। भाई अलीगढ़ में जाके भी 50% लेके आया, तो फिर क्या परसेंटेज लेके आया जिसकी। अब ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ में सारे स्कूलों में नकल चलती है,
कभी कल किसी की मार्कशीट देख लो अलीगढ़, और अलीगढ़ की मार्कशीट देख के बोलो भाई तेरे बस 70% ही आए 10वीं में यूपी बोर्ड से, तो हो सकता है वो अच्छे स्कूल से बिना नकल वाले से पढ़ा हो, कभी उसके परसेंटेज को कम बोल दो, है ना। ये ध्यान रख लेना, सब एक जैसे नहीं है। कर्णम मल्लेश्वरी, तुम्हें कुछ बात बतानी बेकार है, तुम उसका गलत इस्तेमाल भी करते हो। कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? किसकी? इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी। तो किसमें जीती थी? सिडनी ओलंपिक 2000 में जीती थी, और इनका साथी आया था ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा भैया? इनका आया था कांस्य पदक। बताना ओलंपिक खेलों में कितने पदक दिए जाते हैं फटाफट से। और सिडनी ओलंपिक में किस में आया था इनका? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। क्या बोलोगे भैया? वेट लिफ्टिंग में इनका आपका पहला पदक, क्या बोलेंगे? वेट लिफ्टिंग में आया था भारत के महिला कैटेगरी में पहला पदक, यानी कि भारोत्तोलन में आया था। किसमें? भारोत्तोलन इसको कहते हैं, भार उठाना पड़ता है जिसमें वेट उठाना पड़ता है, ऐसे भारोत्तोलन। ठीक है। अटलांटा में आपका लिएंडर पेस का आया था। लंदन 2012 की बात नहीं करते जी, इसकी बात नहीं करते, महिला ओलंपिक की ही बात कर लेते हैं। पहली महिला तो ये हो गई। तुम मुझे बताओ दूसरी महिला कौन है इंडिया की? ओलंपिक में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला भारतीय कौन है? दूसरी महिला जो साथी इंडियन है आपका, तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है, तीसरी महिला मुझे बताओ ओलंपिक मेडल भारत के लिए लाने वाली। थर्ड वुमेन कौन है? कौन है थर्ड फीमेल कौन थी जो कि भारत से थी और क्या लेके आई? भारत के लिए मेडल लेके आई। तो क्या बोलेंगे? दूसरी महिला लंदन में थी। हिंट आपको दे दिया, लंदन ओलंपिक 2012 में हुए थे। कौन थी भैया? आपका साइना नेहवाल थी। बुक बताना जरा, साइना नेहवाल जी की कौन सी बुक मैंने आपको बताई थी? साइना नेहवाल जी की प्लेइंग टू विन। तीसरी महिला कोई आपसे पूछे तो आप बोलना भैया लंदन में ही तीसरी महिला बनी थी आपका 2012 में। कौन? आपका मैरी कॉम। किस खेल से संबंधित है भैया? आपका बॉक्सिंग से। मैरी कॉम की बुक का नाम बताना प्यारे बच्चों। मैरी कॉम की बुक कौन सी है? पहली महिला कौन थी जिन्होंने 2 ओलंपिक जीते थे? ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया बताएंगे? पहली महिला 2 ओलंपिक जीतने वाली। ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक जीते? पहली महिला 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली जिन्होंने आपके 2 ओलंपिक मेडल्स पा लिए साथी, वो कौन है? फटाफट से बताएं। 2 ओलंपिक मेडल पाने वाली भैया मैरी कॉम की किताब कई साथियों ने लिखा अनब्रेकेबल। बहुत कमाल, बहुत शानदार, बहुत खूब। बोलेंगे भैया पीवी सिंधु। मनु भाकर लिख रहे हो तुम, कोरोना के पास तुमको मैं पीट दूंगा। पहली महिला जो है, पहली महिला पूछ रहा हूं, वर्तमान में नहीं पूछ रहा, पहली महिला बनी थी 2016 में। 2016 में पहला मेडल आया था उनका, 2020 में आया था। यहां उन्होंने सिल्वर जीता था, यहां उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। वो थी साथी आपका कौन? पीवी सिंधु। क्या बोलेंगे? पीवी सिंधु थी पहली महिला। मुझे बताओ एक ही, उनका क्वेश्चन बनेगा, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 मेडल जीतने वाली, जीतने वाला नहीं, जीतने वाली आएगा ऊपर भी। पहली महिला कौन है? ये मनु भाकर है, ये मनु भाकर बनेंगी, मनु भाकर। मैं आपसे पूछूंगा कुश्ती में कौन सी महिला है जिन्होंने भारत को ओलंपिक मेडल दिलाया है? कुश्ती में पहला ओलंपिक, कुश्ती में पहली महिला जो साथी आपका भारत को मेडल दिला पाई, तो 2016 में ब्रॉन्ज किसने दिलाया था? कांस्य भैया आपका साक्षी मलिक ने दिलाया था। क्या बोलेंगे? साक्षी मलिक ने दिलाया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एक्ट, जिसको NGAA भी कई बार आएगा, ऐसे भी लिख मिल सकता है। NGAA कब पास हुआ था? तो आप बोलना ये 2010 में भैया पास हो गया था। ठीक है। और NGAA के लिए जो साथी NGT का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछे इसके टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, तो आप बोलना इसकी 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं कहाँ पर हैं? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, 3 तो महानगरों में,
कोलकाता है आपका साथी, चेन्नई है, और दोस्त आपका दिल्ली में है। क्या बोलेंगे? दिल्ली में है। भोपाल और पुणे में आपका 2 और हैं। भोपाल और पुणे में आपका इसकी टोटल 5 ब्रांच हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसका जो अध्यक्ष होता है ना एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष होगा, याद रख लेना, वो अध्यक्ष जो होगा ना भारत के सीजेआई के अनुसार चुना जाता है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श करके जिसको नियुक्त करेंगे वही एनजीटी का अध्यक्ष होता है। किसके अनुसार होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश के अनुसार। याद रख लेना दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ एनजीटी लागू करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बना। एनजीटी लागू करने वाले कौन से देश थे हम? एनजीटी लागू करने वाला 3rd कंट्री है भारत। 3rd कंट्री कौन है दोस्त? आपका 3rd कंट्री इंडिया है, इंडिया। तो इससे पहले 2 कौन से थे? जो सबसे पहले एनजीटी जिस देश में आया था, पहले आया था साथी आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आया था आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में, इसको ऊपर कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये पहला देश था, ये आपका दूसरा देश है। ठीक है, मुझे बताओ एनजीटी के अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है जी? आदर्श कुमार गोयल साहब हैं। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल हैं भैया। कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। आदर्श कुमार गोयल हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद के कारण हुई। जो सीएटी है हमारा, इसको देखना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीएटी, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। जो सीएटी आया था साथी हमारा, सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। क्या? देश की प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ये आर्टिकल 323A में बताया गया है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी सीएटी की, तो आप बोलना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भैया 1985 में स्थापित किया गया था, 1985 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1985 में, 1985 में। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? जब दोस्त हम वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं, जब हम एडल्ट सफरेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? कितने वर्ष से अधिक की बात हम कर रहे हैं? बताएंगे। देश में वोट कौन देगा? तो याद रख लेना, वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी इसको बोलते, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो हम बात कर रहे हैं 18+ की। किसकी? 18+ की। बहुत बढ़िया जी, 18+ की बात कई बच्चों ने लिखा, दिखाएं किस बच्चे ने लिखा सबसे पहले? योगेश भाई, बहुत कमाल। तो ये बात किस अनुच्छेद में की गई है जरा बता दें? अनुच्छेद 301 में, अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 261 में, या फिर 300 में। आर्टिकल 300 याद है, 300A जो संपत्ति का साथी मौलिक अधिकार हटा दिया गया था 326 में। ठीक है, याद रख लेना, जो 61वां संविधान संशोधन है आपका, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1988, क्या बोलता है? इसमें जो एज की गई थी वो कितने वर्ष से घटा करके 18 की गई थी? बताएं जरा। वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी, यानी पहले जो 18+ की हम बात कर रहे हैं उसको साथी घटा करके कितना कर दिया गया? 18 ईयर कर दिया गया। कितने वर्ष से घटाकर कर दिया था? पहले कितने वर्ष हुआ करती थी वोट डालने की एज? तो आप बोलेंगे 21। ठीक है, 21। तो ये 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो कि आपका कब पारित हुआ? आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 जिसको हम कहते हैं, 61वां संविधान संशोधन 1989 लिख लेना इसको। 88 के तहत प्रावधान आया आपका, है ना। अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि किसके लिए? शेड्यूल कास्ट्स के लिए। क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC। ऐसी होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये अनुसूचित जनजाति के लिए होता है। शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, किसके लिए नेशनल कमीशन है? बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये क्या हो गया आपका? नेशनल कमीशन
फोर शेड्यूल कास्ट हो गया दोस्त आपका, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट्स के लिए हो गया, शेड्यूल कास्ट्स के लिए हो गया। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो गया, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए हो गया। और ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गया, आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गया। अब इन सब के लिए आर्टिकल मैं आपसे पूछूंगा। तो एनसीएससी किस में है? आपका आर्टिकल 338 में है। किस में हो गया? आर्टिकल 338 में। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। ये किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 338। मैं पूछूं ये एनसीएसटी किस में है? तो आप बोलना आर्टिकल 338 जो था, इसी में भैया एक अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया 338A, ठीक है, जो कि 2004 में दोनों को अलग कर दिया गया था। 2004 में क्या हो गए थे? ये अलग हो गए थे। इसके लिए साथी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन आपका 2003 में इसको अलग कर दिया गया। और आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338B। क्या बोलेंगे? 102वां संविधान संशोधन, जिसके लिए आप पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब की संरचना एक जैसी है। ये तीनों के तीनों आयोग जो हैं, मुझे बताइए रिपोर्ट किसको देते हैं? तो रिपोर्ट ये देंगे हमेशा किसको? प्रेसिडेंट को। तीनों आयोग किसको रिपोर्ट देते हैं? प्रेसिडेंट को। इन तीनों की अगर संरचना की बात करें तो इनमें हमेशा एक अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक तो इस आयोग का प्रेसिडेंट होगा, वो हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन जर्नली उसका कार्यकाल कितना होता है साधारणतया, ये आपको बताना है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है साथी इसमें, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 3 अन्य सदस्य होते हैं इन आयोगों में। और ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और याद रख लेना, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितने का? 3 ईयर्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? 3 ईयर्स का होता है, ठीक है, 3 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को शूटिंग स्टार कहा जाता है? क्या कहते हैं जिसको? शूटिंग स्टार कहा जाता है। शूटिंग स्टार कौन सा होता है बताएंगे? वो शूटिंग स्टार से मतलब होता है अवास्तविक तारे, ठीक है। अवास्तविक तारे मतलब लगेंगे तो तारे की तरह, लेकिन तारे होते नहीं हैं, ठीक है। अनरियल स्टार्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनरियल स्टार्स ये होते हैं आपका। कौन होते हैं अनरियल स्टार्स? तो आप बोलेंगे भैया मैटराइट होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। कौन होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। आपको एस्ट्रॉइड याद है? क्षुद्र ग्रह कौन से 2 ग्रहों के बीच बताए थे? आज बता दो। तो याद है कौन से 2 ग्रह, 2 प्लेनेट कौन कौन से जिनके बीच में ये होंगे? फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका। आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जो इनर प्लेनेट होते हैं, जो आउटर प्लेनेट होते हैं, आंतरिक और बाह्य ग्रह, या हम बोले ठोस और गैसियस ग्रह के बीच में ये होते हैं। और लेकिन वो 2 कौन से हैं साथी? आपका बताएंगे, बोलेंगे भी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। भैया मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा स्थान है जहां 4 बार ज्वार और भाटा आता है? ज्वार और भाटा किसकी वजह से आते हैं बताना? समुद्र, आपका सूर्य की, साथी आपका शक्ति की वजह से, या फिर चंद्रमा की वजह से, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो ये सब तीनों ही चीजें क्या हैं? ग्रेविटी, मून भी रीजन है, सन भी रीजन है, और अर्थ भी रीजन है, तीनों कारण हैं उसके। तो ज्वार भाटा आता है 4 बार। कहाँ पर? साउथहैम्पटन में, नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स में आपका। तो याद रख लेना साउथहैम्पटन में आता है आपका। कहाँ पर आता है? साउथहैम्पटन में। साउथहैम्पटन किस देश में है भैया? ये आपका अगर मैं बात करूं ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में ये स्थित है। 2 बार तो आता है आपका साथी कहाँ पर? इंग्लिश चैनल में। 2 बार तो आता है आपका जो इंग्लिश चैनल है उसमें आता है। और साथ ही जो 2 बार आता है आपका वो आता है नॉर्दर्न सी, उत्तरी सागर में। कहाँ पर? नॉर्दर्न सी, उत्तरी सागर में आता है, उत्तरी सागर में। मुझे आप बताओ विश्व का सबसे ऊंचा जो टाइड है वो कहाँ पर आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? विश्व का वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार,
ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड से हाईएस्ट जो टाइड है वो कहाँ पर आता है? विश्व का सबसे ऊंचा जो टाइड है वो कहाँ पर आएगा दोस्त आपका? तो क्या बोलेंगे भैया, वो फंडी की खाड़ी में आता है। क्या बोलेंगे? फंडी की खाड़ी में, बे ऑफ फंडी में आता है। बे ऑफ फंडी कहाँ पर स्थित है दोस्त? आपका आंसर आना चाहिए कनाडा में। इसकी जो हाइट है ना वो 18 मीटर तक होती है। 18 मीटर समझ रहे हो, 54 फीट तक, इतना ऊंचा आ जाता है, इतना ऊंचा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, भारत का सबसे ऊंचा जो साथी ज्वार है वो कहाँ पर आता है? भारत का, इंडियाज हाईएस्ट टाइड, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो आंसर आएगा ओखा में आता है, जो कि ऑप्शन 4 में है। जरा देखिए, ओखा तट गुजरात में है। कहाँ पर? ओखा तट गुजरात में, आपका ओखा तट पर आता है सबसे ऊंचा ज्वार। अगर मैं आपसे पूछूं, जो हाई टाइड्स होते हैं, उच्च ज्वार होते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? जो हाई टाइड्स होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? उच्च ज्वार। तो याद रख लेना, जब सन, मून और अर्थ जो हैं आपके, यानी सूर्य, चंद्रमा, ये कैसे होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। सीधी रेखा मतलब कितनी होती है? 180 डिग्री का एंगल बनाए। लेकिन साथ ही जो निम्न ज्वार्स हैं, जो लो टाइड्स हैं, वो किसकी वजह से आएंगे? वो आते हैं जब सन, मून और अर्थ किस पे होते हैं? आपका 90 डिग्री पे होते हैं, यानी समकोण पर होते हैं। कैसे होते हैं? जब ये साथी आपका किस पर होंगे? समकोण पर होंगे। आपका किस पर होंगे? जब ये आपका समकोण पर, यानी कि आपका राइट एंगल पर ये होते हैं, तो क्या आएगा? निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार आता है। मुझे बताओ दोस्त, आप पृथ्वी पर जो ज्वार आता है, अर्थ पर, पृथ्वी पर जो साथी ज्वार आता है वो कितनी देर में आता है? तो आप बोलेंगे 12 घंटे, 12 घंटे और आपका 26 मिनट के बाद आता है। 12 घंटे और 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। और जैसे ही टाइड आ जाएगा उसके बाद आएगा आपका बहाटा। क्या बोलेंगे? एब उसके बाद में आता है। बहाटा जो आएगा साथी वो 6 घंटे, आधा कर दो इसका, 6 घंटे 13 मिनट के बाद आ जाता है बहाटा। क्या बोलेंगे? 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ जाता है? उसके बहाटा आ जाता है। क्या आ जाता है? बहाटा आ जाता है। समझ रहे हो? ज्वार मतलब पानी का उठना और बहाटा मतलब पानी का पीछे लौटना, पीछे लौटना। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है? डाउन्स, पंपाज, कैंटरबरी या फिर वेल्ड होंगे? न्यूजीलैंड के डाउन्स कहाँ के हैं दोस्त? भैया जी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के नक्शे में सबसे नीचे आता है। अगर इस बोर्ड को दुनिया मान लें, ऐसे फैला दें, तो ऑस्ट्रेलिया उधर नीचे आएगा डाउन में। डाउन में ऑस्ट्रेलिया। पंपाज कहाँ के हैं साथी? ये अर्जेंटीना के हैं। क्या बोलोगे? अर्जेंटीना के घास के मैदान है। तो ना तो ये हैं ना ये हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान है। वेल्ड बताना साथी कहाँ के हैं? भैया जी साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं आपका वेल्ड घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ के हैं? बताना जरा। पुस्ताज घास के जो मैदान है, पुस्ताज, ये कहाँ के घास के मैदान है? आप बोलना हंगरी। हंगरी की राजधानी बताओ। भैया जी बुडापेस्ट। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर हैं? प्रेरीज घास के मैदान, तो क्या बोलेंगे? आपका प्रेरीज साथी, आपका क्या बोलेंगे? आपका प्रेरीज जो घास के मैदान है ये यूएसए में, अमेरिका में है। मैं आपसे पूछूं, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर हैं? स्टेपीज, इससे तो कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन से घास के मैदान है जो यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं, यूरोप और एशिया में। तो स्टेपीज कहाँ पर पड़ते हैं? आपका रूस और यूक्रेन जो है, क्योंकि रूस आपका किस में? यूरोप में भी आ जाता, और आपका क्या बोलेंगे? अगर ये भी कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा आपका शीतोष्ण घास का मैदान कौन? स्टेपीज है। सवाना कहाँ के हैं साथी? आपका बोलेंगे सवाना जो घास के मैदान है ये कहाँ के हैं? तो ईस्ट अफ्रीका के हैं। क्या बोलेंगे? ईस्ट अफ्रीका के हैं, ईस्ट अफ्रीका के। कंपोज घास के मैदान बताओ। कंपोज, कंपोज भी बोलते हैं, कंपोज भी बोलते हैं। कंपोज घास के मैदान भैया ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के, ब्राज़ील के। लानोस घास के मैदान कहाँ पर है? लानोस घास के मैदान वो साथी वेनेजुएला में। भारत में कौन से घास के मैदान है ये बताओ, हैं भी या नहीं है? भारत में पढ़े हैं आपने कोई से घास के मैदान? यस और नो?
फटाफट से बताओ। भारत में घास के मैदान, भैया दून जितने भी हैं जैसे देहरादून, या कश्मीर के मर्ग जितने भी हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या हैं? दून और मर्ग घास के मैदान कहाँ पर है? वो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। नो कह रहे हो, नो बुद्धू, ठीक नहीं हुए हो तुम, अभी हो जाओगे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? पृथ्वी की जो साथी सबसे आंतरिक परत है वो कौन सी है? तो पृथ्वी की अगर बात करें सबसे जो भीतर वाली परत है वो साथी कौन सी है? भूपर्पटी। भूपर्पटी तो सबसे बाहर होती है। क्या होती है? क्रोड सबसे आंतरिक है, जिसको कोर बोलते हैं, कोर। और होती कैसी है? ये ठोस होती है, यानी कि सॉलिड होती है। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो कैसी होती है? वो भैया सॉलिड होती है। ठीक है, याद रख लेना। क्रोड जो होती है आपका वो आंतरिक है। क्रोड के आगे चलें तो आपका साथी फिर बाहरी क्रोड आ जाती है, बाहरी क्रोड आ जाती है, आउटर कोर आ जाती है। आउटर कोर से बाहर की तरफ आपका मेंटल आती है, और मेंटल के बाहर वाली परत को बोलते हैं भूपर्पटी, जो जमीन है। ठीक है, भूपर्पटी है आपका, जो चट्टान आपको साफ दिखती है वो भूपर्पटी है। याद रख लेना, जो ये क्रोड है इसको हम इनर क्रोड भी कह सकते हैं, आंतरिक कोर भी कह सकते हैं, इनर कोर भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इनर कोर और आउटर कोर के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? इनर कोर और आउटर कोर के जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं लेहमान सीस्मिक डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? लेहमान सीस्मिक, सीस्मिक डिसकंटिन्यूटी। सीस्मिक समझ रहे हो किस वर्ड्स को रिलेट करता है? आप इंग्लिश में पढ़ते होगे रूट वर्ड आपका, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यू। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं हम क्या? लेहमान, लेहमान, लेहमान भूकंपीय विच्छेदन, लेहमान भूकंपीय, भूकंपीय विच्छेदन इसको कहते हैं। तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विच्छेदन कौन सी दो परतों के बीच में होता है जो भूकंप के लिए कारण बनता है? भूकंप किसको बोलते हैं? सीस्मो, सीस्मो किसको बोलते हैं आपका? भूकंप किसको बोलते हैं साथी? सीस्मो जो वर्ड है वो भूकंप के लिए इस्तेमाल होता है आपका। अगर हम बात करें सीस्मोलॉजी में क्या होता है? भूकंपों का अध्ययन होता है। सीस्मोग्राफ में क्या होता है भैया? भूकंप का क्या होता है? ग्राफ बनाया जाता है, जैसे रिक्टर स्केल पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर तत्व जानते हो भैया? पृथ्वी पर तत्व क्रम बताओ, क्या बताया था? कभी भी पूछे पृथ्वी पर जो साथी तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं यानी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका क्रम है ओसल। क्या बोलोगे? ओसल। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा। अगर कभी पूछे ऑक्सीजन कितना होता है तो 46% होता है। सिलिकॉन पूछ ले कितना होता है? 27% होता है। फिर एल्यूमिनियम होता 13% के आसपास। एल से होता है लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा होता है, लोहा होता है। ह्यूमन बॉडी में तत्वों का प्रतिशत बताना, घटता क्रम। मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में तो भैया जी OCHN होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। अगर मैं बात कर लूँ आपसे, एयर में क्या होता है? वायु में क्या होता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगी 78%, फिर ऑक्सीजन होती है 20% के आसपास। तीसरे पे आर्गन होगी 0.03 आपका, सॉरी 0.93 होती है, और फिर 0.03 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में होती है, वायुमंडल में। ये तीनों क्रम पूछे जाते हैं। पूछ लेगा ऐसे ही, मानव शरीर में तीसरा प्रतिशत तत्व कौन सा है? चौथे पर कौन सा आता है? दूसरे पर। वायुमंडल में तीसरी गैस कौन सी है? अब पृथ्वी में आपका तीसरा तत्व आपसे पूछ लेगा। तो ओसल, ओचन, और साथ ही आपका, आपको पता होना चाहिए वायुमंडल के गैसेज का प्रतिशत, है ना? आगे आएंगे बेटा। यहाँ बैच वैच की मत पूछो, बैच वैच का कुछ मत पूछो। यहाँ इसका बैच कब आएगा, उसका कब आएगा, यहाँ पढ़ने आओ बस। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने कहा था उसके विजय अभियान रह गए हैं, उनको करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जीत को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। रणथंबोर, गुजरात, चित्तौड़, तेलंगाना। तेलंगाना क्या बोलोगे? BACD होगा। क्या होगा? BACD हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की जीत को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करो। तो कालानुक्रम मतलब उसने पहले कौन सा विजय अभियान किया? तो रणथंबोर उसका 1301 का है, याद रख लेना। रणथंबोर में कौन सा राजा था? हमीर देव।
हमीर देव था। इस समय पर इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खान वो मारा गया, याद रख लेना। गुजरात विजय इसने कब की थी? गुजरात विजय इसने की थी 1299 में। यहाँ का राजा था कर्णदेव, ठीक है। कर्णदेव की पत्नी ने शादी कर ली थी आपका, क्या बोलेंगे, चित्तौड़, सॉरी कर्णदेव नहीं, आपका हमीर देव। यहाँ पर बताएंगे चित्तौड़ दे, चित्तौड़ पे क्या होगा आपका 1303। 1303 ये इंपॉर्टेंट है, 1303 इसने, मुझे बताओ चित्तौड़ का नाम बदल के क्या किया था? खिजराबाद, अपने बेटे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां के नाम पर किया था। मुझे बताओ 1303 में जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, यहाँ पर राजा कौन थे? राजा कौन थे? तो राजा थे राणा रतन सिंह जी, क्या बोलोगे? राजा थे राणा रतन सिंह जी। और उनकी पत्नी कौन थी दोस्त? उनकी पत्नी कौन थी? रानी पद्मिनी थी। कौन थी? रानी पद्मिनी थी। कौन थी? रानी पद्मिनी थी, ठीक है, रानी पद्मिनी थी। और रानी पद्मिनी इनकी दूसरी पत्नी थी। और रानी पद्मिनी के ऊपर यही इतिहास लिखा गया पद्मावत। बताओ पद्मावत को 1540 में किसने लिखा था? पद्मावत जो बुक है आपका 1540 में किसने लिखी थी? तो क्या बोलेंगे? एम जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने उसको लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने उसको लिखा था पद्मावत को, ठीक है। पहला प्रश्न। तेलंगाना पर जो अभियान किया ये इसका साउथ का अभियान था, दक्षिण का अभियान था। और तेलंगाना पे उसने किया था 1309 में, ठीक है, 1309 में। तो क्या क्रम बन जाएगा बताएंगे जरा? BACD बन जाएगा, BACD, ठीक है, BACD हो जाएगा। अब आती है साथी जो उसने साउथ में किया था देवगिरी पर। देवगिरी पर उसने जो अभियान किया था, देवगिरी याद रख लेना 1296 में है उसका, देवगिरी 1296 में है। अगर मैं आपसे पूछूं होयसल पर उसने, होयसल वंश पर कब उसने अपना हमला किया था? 1310। कौन इसका सेनापति था दक्षिण आक्रमण के लिए, बता सकते हैं क्या? और 1311 में उसने पांड्य वंश, जो आपका वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, दो भाइयों को हराया था, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। तो कौन था साउथ के लिए उसका जो सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का साउथ पर जो सेनापति था वो कौन था? जिसको हम हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं, जो एक किन्नर था, मलिक काफूर, बहुत कमाल। क्या नाम था उसका? मलिक काफूर। मलिक काफूर को इसने किस अभियान के दौरान पकड़ा था जरा बताएं? इन उत्तर के अभियानों से पकड़ के लेकर आया था उसको, बताओ कौन सा अभियान है? इनमें से एक अभियान है। तो किसके दौरान? गुजरात अभियान के दौरान उसको पकड़ के लाया था ये। गुजरात अभियान के दौरान उसको पकड़ के लाया था। क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। अलाउद्दीन खिलजी। बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ प्रवेश किया? बताएं जी। बाबर जब भारत आया साथी, वो पूछ रहा है कि पश्चिम से उसने कहाँ पर प्रवेश किया था। तो पश्चिम से जब वो आता है कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में या फिर राजस्थान में। तो याद रख लेना बाबर का प्रवेश होता है आपका पंजाब से भारत में। कहाँ पर? पंजाब से, ठीक है। मुझे बताओ बाबर आया कहाँ से था? बाबर कहाँ से आया? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। बाबर जो साथी आया फ्रॉम वेयर, कहाँ से आया था? तो याद रख लेना ये फरगना से आया था, फरगना से आया था। कहाँ से आया था? फरगना से आया था, अफगानिस्तान जो आज का क्षेत्र है। और इसका जो पहला अटैक था वो किसके खिलाफ था? पहला आक्रमण जो था साथी इसका यूसुफ जई जाति पर इसने किया। यूसुफ जई जाति पंजाब सिंध वाले क्षेत्र में यूसुफ जई जनजाति पर उसने पहला आक्रमण किया आपका। कहाँ पर? 1518-19 में किया था, 1518-19 में, ठीक है। अच्छा, बाबर ने भारत में, मैंने आपको बताया भारत की सीमाओं से बाहर 4 युद्ध लड़ा, अंदर 4 युद्ध लड़ा। उन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये खालिस्तान पूरा करना है आपको। 1526 बाबर आता है भारत में, ठीक है। 1517 में आ गया, यहाँ पर योजना करता है, ये बड़े युद्ध हैं उसके। 1528 और 1529, बताओ कौन कौन से युद्ध लड़े बाबर ने? तो पहला तो साथी पानीपत का युद्ध किससे लड़ा था? कल की कक्षा में मैंने बताया, चारों बाबर जीता है। इब्राहिम लोदी को हराया था इसने। 1527 में उसमें बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। खानवा का युद्ध में उसने किसको हराया? राणा सांगा को हराया। किसको हराया? राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा जी हरा दिए। राणा सांगा जी जिनके साथी कहते हैं कि गर्दन पर देह ना रही तब भी लड़ते रहे, तब भी तलवार चलाते रहे, ठीक है। 1528। कुछ नेट में दिक्कत है क्या? आज थम्सअप करना एक बार। कुछ जुड़ने में परेशानी आ रही है क्या? बोलेंगे।
1528 में साथी उसने जो युद्ध लड़ा वो चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध साथी उसने लड़ा आपका किसमें, मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय को उसने हराया था। और 1539 में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा, जो दल और थल यानी कि वाटर और लैंड दोनों पर लड़ा गया। घाघरा में इसने किसको हराया था बता सकते हैं क्या, जो साथी आपका लोधी थे, कौन थे, जो लोधी थे वो फिर से ताकत इकट्ठी कर रहे थे, उन सबको एक साथ उसने हरा दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो खानवा का युद्ध उसने लड़ा तो गाजी टाइटल उसने धारण किया था। गाजी, गाजी का मतलब विधर्मी का कत्ल करने वाला। कलंदर का टाइटल उसने कब आपका हासिल किया था, कलंदर मतलब लोगों का दिल जीता, उसने धन बांटा लोगों में, तो कलंदर टाइटल उसने किस युद्ध के बाद में, पानीपत प्रथम के बाद में, आपका पानीपत प्रथम के बाद में। बाबर पहला मुगल शासक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी भैया, ऑटोबायोग्राफी लिखी। और ऑटोबायोग्राफी इसने किस भाषा में लिखी थी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और ऑटोबायोग्राफी इसने लिखी चगताई तुर्क में, किसमें, चगताई तुर्क में लिखी। और चगताई तुर्क में उसको क्या बोला गया, मतलब तुर्क इसकी भाषा थी, चगताई इसकी जाति थी, और उसको बोलते हैं बुक को क्या, बाबरनामा। और बाबरनामा के अलावा अन्य बुक कौन कौन सी हैं इसकी, एक याद रखना, बाबर ने दीवार नामक पुस्तक भी लिखी थी, मुयान पुस्तक भी इसने लिखी थी। दीवार बुक भी किसकी है, वो बाबर की। बाबर का लड़का कौन था बताएं फटाफट से, बाबर का लड़का कौन था, जरा फटाफट से आप सब लोगों का आंसर आए। बाबर का लड़का जो गद्दी पे बैठा, तो पहली बात तो मुगलों का क्रम आपको पता होना चाहिए। बाबर कब से कब तक, बाबर की मौत हुई 1530 में, बाबर बैठता 1526 में, 1530 में मौत हो गई। बाबर के बाद में कौन आया बताओ जरा, हुमायूं गद्दी पर आया, हुमायूं गद्दी पर आया। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा, 1555 में उसने अच्छा आपका 1540 तक उसने दिल्ली की गद्दी, आगरा आदि में शासन किया, लेकिन यहाँ पर फिर उसने आपका शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया। 15 साल के बाद में लौट के आता है 1555 से 56, ठीक है, 1555 से 56 तक फिर 1 साल ही गद्दी पर रहा। दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के क्या हो गई थी, उसकी मौत हो गई थी। हुमायूं के बाद में किसका शासनकाल आता है, अकबर का। अकबर का साथी मुगल वंश का सबसे बड़ा शासनकाल है, बताओ कब से कब तक, 1556 से 1605। याद रख लेना, ये बीच के 15 साल मुगल नहीं थे, तो 15 वर्ष कौन सा वंश था बताना जरा, दिल्ली पर 15 वर्ष कौन सा वंश था, तो याद रख लेना सूरी डायनेस्टी आ गई थी, सूरी साम्राज्य, क्योंकि मुगलों को तो भागना पड़ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता, मुगलों ने भारत में कुल कितने वर्षों तक शासन किया, कौन बताएगा, मुगलों ने भारत में कुल कितने वर्षों तक शासन किया, तो भैया 1526 में आए मुगल, और लास्ट रहे थे कब, 1857 तक, 1857 तक। तो बताएं कितने ईयर हो गए। अकबर के बाद में कौन आया आपका, अकबर का बेटा जहांगीर आया, जहांगीर जिसकी शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी, तो 1605 से 1627 रहा। जहांगीर के बाद में साथी क्या बोलेंगे आपका, कौन आया, शाहजहां आया, शाहजहां आया, जिसने मुमताज महल के लिए क्या बनाया, ताजमहल बनाया। 1627 से 1658 आया, बाद में इसके ही बेटे औरंगजेब ने उसको मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया, ठीक है, और क्योंकि वो दारा सिकोह अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहता था। फिर फाइनली 49 वर्षों के लिए 1658 से 1707 औरंगजेब आता है, और औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन हुआ। तो कई साथियों ने बताया कितने, फिर भी देखो ये अपने छात्र हैं 316 वर्ष बताए, क्योंकि ये टोटल कितने बैठेंगे, 331 वर्ष बैठेंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रख लेना कि 15 वर्ष तो क्या बोलेंगे मुगल रहे ही नहीं, तो कितना बचा, 316 वर्ष मुगलों ने भारत पर शासन किया। और दिल्ली सल्तनत का कितने वर्षों का शासनकाल था, टोटल 5 वंश कुल कितने वर्ष रहे थे भैया, वो रहे थे 1206 से लेकर के 1526, वो 320 वर्षों तक रहे थे, 320 वर्षों तक, ठीक है साहब। अच्छा, हुमायूं को कितने वर्ष का वनवास तय करना पड़ा, तो हुमायूं भागना पड़ा, हुमायूं को कितने साल, 15 साल, हुमायूं को कितने साल भागना पड़ा, 15 साल। अच्छा, जब भागा तो उस समय के युद्ध, और जब वापस आया तो उस समय के युद्ध, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो 3 युद्ध हैं यहाँ पर। 1539 साथी आपका जो 1539 है वो किसका है, आपका चौसा का युद्ध, चौसा वॉर। चौसा वॉर इसने लड़ा भैया आपका किस किस के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी। बताओ कौन जीता,
हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी, जिसका नाम कल मैंने आपको बताया था फरीद खान। तो भैया शेर शाह सूरी क्या हो जाता है, इसको जीत जाता है, हुमायूं इसको हार जाता है। भाग के दिल्ली आता, आगरा आता, फिर ये पीछे से आके शेर शाह सूरी इसके इधर आता तो कन्नौज में टकराव होता है। 1540 में सेनाएं फिर भिड़ती हैं, कन्नौज का वॉर होता है जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी योजनाओं से शेर शाह सूरी मुगलों का यहाँ पर भागने पर मजबूर कर देता है इनको, ठीक है, भागने पर मजबूर कर देता है। किस किस के बीच हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी, हुमायूं वर्सेस सूरी। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर भागना पड़ा, यहाँ पर भागना पड़ा, हुमायूं पैसा वैसा लेके भाग गया। बाद में फिर अकबर पैदा हुआ आपका, आप जानते ही होंगे उनको, वीर साल के यहाँ पर, ठीक है। वापस कब आया था, तो 1555 में हुमायूं की जो वापसी हुई वो हुई थी साथ ही आपका किस युद्ध से, तो याद रख लेना सरहिंद का वॉर है वो, क्या बोलेंगे, सरहिंद का युद्ध उसने लड़ा। और सरहिंद का युद्ध ये 1555 में उसने लड़ा था। पूछे किससे लड़ा था, तो जो आपका इस समय पर सिकंदर शाह था, सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी था। क्यों भैया, शेर शाह नहीं था क्या वापस, नहीं, दरअसल में शेर शाह सूरी जब गद्दी पर बैठा ना बच्चों, शेर शाह सूरी गद्दी पर कब बैठ गया बताना, जब वो जीत गया पूरी तरह से 1540 में। तो शेर शाह सूरी तो आपका 1540 से 45, कालिंजर के साथी जब किले पर इसका आक्रमण था तो उक्का तोप चला रहा था, तो 1545 में मर गया। 1545 में गोला उसकी छाती पे आके लग गया, खुद आपका फट गया शेर शाह सूरी ही, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है बताना, क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान स्वरूप का रुपया किसने चलाया था, जो आज रुपया इस्तेमाल करते हो, दिल्ली पुलिस ने पूछा था 2017 भी 2020 में, किसने चलाया वर्तमान स्वरूप का रुपया, इसी ने। भारत में जो पोस्टल सिस्टम है, डाक व्यवस्था किसने चलाई थी आपका, हम तो पढ़ते डलहौजी के टाइम पे, लेकिन नहीं, किसने, आपका शेर शाह सूरी ने। जो गुप्तचर व्यवस्था वो किसने शुरू की थी, शेर शाह सूरी ने शुरू की थी। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था बताओ, ग्रांड ट्रक रोड, इसने जीटी रोड का नाम रखा था सड़क ए आजम, लेकिन एक ब्रिटिश गवर्नर आया था उसने उसका नाम कर दिया था जीटी रोड, जिस ब्रिटिश गवर्नर का नाम था ऑकलैंड, क्या, ऑकलैंड। तो ऑकलैंड ने आके सड़क ए आजम को क्या कह दिया था, जीटी रोड कह दिया था, ठीक है। तो ये शेर शाह सूरी है, कहाँ पर है भैया, सासाराम में उसका मकबरा है, बहुत कमाल, सासाराम में उसका मकबरा है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ी रहती थी। देखो मुगल दरबार की जो भाषा थी पहले तो वो बता दो, मुगल दरबार की भाषा कौन सी थी भैया, भाषा इनकी फारसी थी, कौन सी थी, भाषा इनकी फारसी थी। अब आपको पता एसएससी क्वेश्चन तो पूछ लेता, ऐसा नहीं कभी ये सोचो कि भैया क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मध्यकालीन इतिहास पूछता लेकिन कम पूछता, लेकिन कब ज्यादा पूछ ले इसकी कोई गारंटी नहीं। तो क्या बोलेंगे, आपका 3 या 4 वर्षों तक पड़ी रहती थी, छोड़ना मत, मतलब उसको जैसे आप पढ़ते होंगे ना, आपके पास नोट्स होंगे, कुछ भी होंगे, आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसको कभी भी ऐसे मिस मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम में, क्या होगा, आपका जो मिडाइवल है उससे कम क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगले साल हम क्या इमेज बना लेते हैं, मैं पैट में बच्चों से कहते कहते थक गया था, पैट जब पहला हुआ तो बच्चों के जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए मुगल साम्राज्य से, यूपी के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए, बोले बाबा योगी है ना, बाबा योगी है ना, इस वजह से नहीं पूछे जा रहे हैं ये भैया क्वेश्चन, ठीक है, मुगलों से नहीं तो पूछे जाते। अब बाबा योगी भी थे, बच्चों ने पढ़ा नहीं, पैट में फिर अगला हुआ दूसरा, पैट में आगे क्वेश्चन। तो भैया ऐसे अपने दिमाग में तुम जो है ना देख दाग के बहम मत पाला करो, एग्जामिनर ऐसे ही खेल जाता दिमाग से फिर, है ना। कभी ये सोच रहे कह रहे बाबा इस वजह से नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देख लो इनका अपना, मतलब बाबा के दिमाग में क्या चल रहा है, बाबा ने बोर्ड से भर्ती से क्या कह दिया, यूपी में एसएससी से किसी ने क्या कह दिया, अपने आप लोग आइडिया लगाते रहते, पता किसी को कुछ है नहीं। क्या बोलेंगे, चाचर कहते हैं उसको। अकबर के समय की प्रथाओं की बात करें, दातीज, क्या बोलेंगे, अकबर के समय की भैया दातीज है आपका, दातीज। दातीज बोले तो उसने दास प्रथा को यानी स्लेवरी सिस्टम को कब खत्म किया था, आंसर करो 1562 में। जो साथी तीर्थों पर कर लगता है, तीर्थ यात्रा कर लगता था, तीर्थ यात्रा जो पिलग्रिम्स पर टैक्स लगता था उसको उसने 1563 में खत्म कर दिया, ठीक है, ठीक है, दास प्रथा। जजिया आप जानते ही हैं, जजिया को ब्राह्मणों पर किसने लगाया था जरा बताना भैया, आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया आपका सिंध क्षेत्र में किसने लगाया था, कासिम ने लगाया था। जजिया को भैया मुझे बताओ आपका, अगर मैं बात करूं आपका कश्मीर में किसने लगाया, ऐबक ने लगाया था। अगर मैं आपसे पूछूं जजिया को पूर्णतः खत्म किसने किया था, तो इसने तो जो जजिया लगता था आपका 1564 में खत्म कर दिया, लेकिन औरंगजेब आता 1579 में क्या बोलता, जजिया फिर से शुरू
होगा, जजिया फिर से शुरू होगा। तो जजिया कर खत्म हो गया। अकबर के समय पर एक दहसाला प्रथा थी। दहसाला से पहले मुझे बताओ मनसबदारी प्रथा कब शुरू की थी इसने? जब आपका इबादत खाना शुरू हुआ था। मनसबदारी जो सिस्टम है, मतलब जिसी को आपका 2000 का मनसब बना दिया तो 2000 प्लस 2000 4000 घोड़े रखेगा वो सेना की सेवा के लिए। मनसबदारी प्रथा कब की है? 1575 की है। मैं आपसे पूछूं दहसाला प्रथा, जिसको आइन ए दहसाला भी कहते थे, दहसाला प्रथा, दहसाला प्रथा जो थी साथी, ये अकबर का जो साथी फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल, उसने शुरू की थी। अकबर का कौन था? ये आपका वित्त मंत्री था। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन था? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर यही था, क्योंकि ये पहले काम करके आया था किसके यहाँ पर? शेरशाह सूरी के यहाँ पर, वहाँ से सीख के आया था सब कुछ। तो दहसाला प्रथा मतलब 10 सालों में भूमि को देख के कि भाई टैक्स दिया जाए या ना दिया जाए। तो 1580 में उसने दहसाला प्रथा को शुरू किया था, दहसाला प्रथा को। तो टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक है या नहीं है? बताओ फटाफट से। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9। तो अकबर ने किसको कॉपी किया भैया? मैंने आपको बताया था। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, दीन इलाही 1982 है। दीन इलाही क्या बोला था उसने? भैया सभी धर्मों को इकट्ठा कर दूंगा। सबका पागल बनाता था अकबर, सभी धर्मों के लोगों को। जैनों को बुला लेता था अपने यहाँ, जैसे आप जानते होंगे जैन जो भद्रसूरी गए थे, आपका विजय भद्रसूरी गए, उनसे कैसा कहता था, जब वो अपने धर्म के बारे में बताते थे ना कि हमारा धर्म ऐसा है, महावीर स्वामी ने ये संदेश दिया, बोला अच्छा तुम्हारा धर्म तो बहुत अच्छा है भाई, तुम्हारे धर्म में जाना पड़ेगा। तो मतलब व्यक्तियों को ऐसे विश्वास दिलाता था, और वो अपने यहाँ जाके ऐसे बोलते थे अकबर बहुत जल्दी जैन बनने वाला है। मॉन्सरेट एक ईसाई जब उससे मिलने गया तो उसने आके स्टेटमेंट दिया कि अकबर मुझसे इतना प्रभावित हुआ, बहुत जल्दी ईसाई बन जाएगा। इतना चालाक था अकबर, व्यक्ति को ऐसे विश्वास दिलाता था कि भैया अब तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं मैं, तुम्हारी चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं। और सबकी बातें सीख के क्या बोलता है? सब धर्मों का एक धर्म बनाऊंगा, सब धर्मों का एक धर्म बनाऊंगा। हिंदू जब संत जाते थे उसके पास, कह रहा बाबूजी बिल्कुल तुम्हारा धर्म अच्छा है, अब तो मुझे भी इसमें ही आना पड़ेगा। तो लोग उसके बारे में बड़े बड़े स्टेटमेंट देते थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो किसकी बात मानता था अकबर? बताओ। आज अगर तुम मुझे बता दो, एक नाम लिख दो, तो मैं मान जाऊं कि भैया तुम जो है बड़े कमाल के स्टूडेंट। अकबर किसकी बातों को सबसे ज़्यादा फॉलो करता था? बैरम खान जो उसका संरक्षक बना 1556 से 1560, उसको तो उसने भैया आप जानते ही है महिलाओं के प्रभाव में आकर उसको भगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, उसकी जो घरवाली थी उससे भी शादी कर ली अकबर ने। बोला भी तुम्हें नहीं तो अकबर के जो संरक्षक थे, क्यूरेटर, जिन्होंने अकबर को राजा बनाया, कौन? बैरम खां। बैरम खां की पत्नी से उसने शादी कर ली, मतलब उसके बाप समान हुए ना अकबर के। लेकिन उसने क्या बोला कि इस, अब उसको इतिहासकार देखो कितने अच्छे से लिखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं पता है अकबर ने शादी इसलिए की थी क्योंकि अगर वो सिर्फ विधवा रह जाती तो फिर उसको वो इज्जत नहीं मिल पाती, वहाँ पर इज्जत नहीं मिल पाती, इसलिए अकबर ने उसको अपनी पत्नी का दर्जा दिया ताकि उसको इज्जत मिल पाए। जस्टिफाई है आपकी नज़र में? भाई साहब जिसको इज्जत देनी चाहिए थी उसको इज्जत दे नहीं रहा बैरम खां को, बाकी सबकी इज्जत। विधवाएं तो कितनी हुई होंगी, कितने हमले, कितने आक्रमण अकबर ने किए। इतना इतना सोच समझा शासक था क्या? लेकिन उसकी कुछ प्रथाएं हैं जो उसने मतलब समाज के विकास के लिए शुरू की, तो उसकी वजह से फिर उसको बहुत सारे लोगों ने अकबर महान भी लिखा। लेकिन जो राजस्थान और गुजरात के शासक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो उन पर बीता, जो उनके किले में लोग मारे गए, वो थोड़ी ना महान लिख सकते हैं, क्योंकि उनको ऊपर बीता है, वो जानते हैं उस इतिहास को कि अकबर की किस तरह की नीतियाँ थी साम्राज्य विस्तार को लेकर के, है ना। तो इसके 9 रत्नों में से बताइए टोडरमल है या नहीं है? टोडरमल है या नहीं है? अब ऐसे ही है, मतलब द ग्रेटा जैसे अशोक को बोलते हैं, क्योंकि अशोक महान ने बहुत शानदार कार्य किए अपने जीवन में। भाई वो गद्दी पर बैठे कब? आपका जब आप मुझे बताओ कलिंग वॉर कब हुआ था? उनकी गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, जानते हो ना, 261 BC में आपका। तो उनका 8 वर्षों का, कुल अशोक का जो 37 वर्षों का शासन है, आप जानते हो मैंने आपको बताया 272 से लेकर के, सॉरी 272 कह रहा हूँ, 269 से लेकर के 232 यानी BC, ये अशोक का शासन काल था 37 वर्षों का। अब अशोक के 37 वर्षों में से 8 वर्ष तो खराब है, लेकिन 37 में से आप घटाओगे तो 29 वर्ष जो हैं, 29 वर्ष जो हैं उसने बहुत बेहतरीन काम किए, इसीलिए वो महान बना। सम्राट अशोक महान क्यों है? क्योंकि ये तो उनके खराब वर्ष थे साम्राज्य विस्तार के, जैसे हर राज्य करता है। लेकिन जो ये 29 वर्ष हैं, इन्होंने उनके उस काम को ढक दिया। लेकिन आप कलिंग के शासकों से जाके पूछेंगे तो कलिंग के लोग क्या कहेंगे? अशोक को क्या अच्छा बताएंगे? जहां पर उन्होंने, अगर बात करें कि कलिंग उस समय के दुनिया के बड़े युद्धों में से एक युद्ध था,
कहते लगभग आपका 1.5 लाख लोग मारे गए कलिंग युद्ध में। तो कलिंग के जिनके परिवार मारे गए वो थोड़ी ना कह देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं क्या आपको विकसित करना चाह रहा हूँ आपके माइंडसेट को। आप कोई भी किसी भी घटना के बारे में सुने तो उसके लिए अपना माइंडसेट ना बना लें। मतलब आप किस पक्ष में हैं। कोई व्यक्ति किसी को खराब कहता है तो क्यों कहता है, तो आपको जानना होगा वो व्यक्ति किस पक्ष में है। कोई किसी को सही कहता है तो आपको जानना होगा वो किसके पक्ष में है। समझे मेरी बात को? थम्स अप करें। अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी है बताएंगे? अबुल फजल ने लिखी है भैया आपका अकबरनामा। इसका भाई गणित का टीचर था फैजी। क्या बोलेंगे? अकबरनामा इसने लिखी है। और अकबरनामा के कितने भाग हैं? अकबरनामा के 3 भाग हैं और तीसरा भाग ही आईने अकबरी है। जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो बताता है आपका, क्या बताता है? जो एंसेस्टर्स ऑफ अकबर थे, अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है, अकबर के जो फैमिली ट्री है उसके बारे में बताता है। जो सेकंड पार्ट है इसका, वो बताता है अकबर के टाइम पे जो घटना हुई, अकबर का जो शासनकाल रहा। और जो तीसरा, जिसको आईन अकबरी हम कहते हैं, तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं? आईन ए अकबरी। आइन ए अकबरी कहा जाता है। तीसरे पार्ट में क्या बताया गया है? उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि उसके जैसे हम पढ़ रहे हैं आपका मनसबदारी, आपका दहसाला, ये किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन को थर्ड पार्ट में बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, थर्ड पार्ट में। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आएगी कि भैया अकबरनामा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? अकबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन वो किसने किया था? तो अकबरनामा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वो किया था आपका हेनरी बेवरीज ने। किसने? हेनरी बेवरीज ने। हेनरी बेवरीज ने किया था। क्या किया था? हेनरी बेवरीज ने किया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। आगे आते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उशर के खिताब से नवाजा गया था? फटाफट से बताएंगे। क्या कह रहे हैं? ऊपर दिखाओ, बच्चे ने कुछ लिखा है। सर जी, झोरा डांस कल उत्तराखंड बताया था, पर वो तो हिमाचल प्रदेश का है। बच्चा, मैं आपको बता चुका, आप इतने कंफ्यूज मत हुआ करो। जिन 2 राज्यों की सीमा लगती हैं तो वहाँ पर कल्चर एक जैसे पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में त्यौहार एक जैसे मिल सकते हैं। आपका अगर बिहार झारखंड की बात करें, एक जैसे मिल सकते हैं। उड़ीसा बिहार झारखंड के कुछ त्यौहार जो हैं वो कॉमन हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं लगती हैं। ओके। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर? मुझे बताओ, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहते हैं, यस और नो? तो अबुल हसन को साथिर आपका नादिरुज्जमा कहा गया था। क्या कहा था? कि जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि किसको दी थी? नादिरुज्जमा की उपाधि किसको दी थी? नादिर उज्जमा की उपाधि किसको दी थी? किसको दी थी? आपका अबुल हसन को। मनोहर बिशनदास या उस्ताद मंसूर? बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का है, ठीक है। मुझे बताओ, क्या पूछ रहा था मैं आपसे? द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, जो आपका साथी चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का समय या जहांगीर का शासनकाल है या नहीं है? जी भैया। ऐसे ही शाहजहां के समय को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया शाहजहां के समय को कहा जाता है स्थापत्य कला का, यानी आर्किटेक्चर का आपका गोल्डन पीरियड है उसका टाइम। इसका टाइम है आपका आर्ट का। जैसे कुछ मैं कहूँ, मुगलों को चित्रकार बड़े शानदार उस समय पर पल्ले पड़े, जैसे बिहिजाद, जिसको हम पूर्व का राफेल कहते हैं, बड़ा चर्चित आपका साथी बिहिजाद जो है, बड़ा चर्चित आपका चित्रकार किसके टाइम पे था? बाबर के टाइम पे था। बाबर के टाइम पे इसको बोलते पूर्व का राफेल। क्या बोलेंगे? पूर्व का राफेल आपका बिहिजाद। दूसरे की बात हम करें, आपका बसावन और दशवंत किसके समय के कलाकार थे? बसावन और दशवंत किस समय के कलाकार थे आपका? तो बोलेंगे भैया वो आपका अकबर के टाइम के कलाकार थे, अकबर के टाइम के, ठीक है। और अकबर ने कौन सी वॉल पेंटिंग्स की शुरुआत कराई थी? भित्ति चित्रकारी किसके समय पर शुरू हुई थी? भित्ति बोलते हैं दीवार को, वॉल को, वॉल पेंटिंग। लेकिन औरंगजेब ने बोला कोई भी अपनी दीवारों को नहीं सजाएगा, ठीक है। अकबर ने तो आप जानते हैं, उसने तो बहुत तरह की रोक लगवाई आपका औरंगजेब ने। शाहजहां ने साथी आपका शाहजहां के समय अनूप एक प्रसिद्ध चित्रकार था और मीर हाशिम एक प्रसिद्ध चित्रकार। ये किसके टाइम के हैं? तो ये भैया आपका शाहजहां के टाइम के हैं। क्या बोलोगे? शाहजहां के टाइम के हैं, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर किसके टाइम पे था आपका? याद रख लेना, ये आपका भैया किसके टाइम पे था? जहांगीर के टाइम पे था।
मुगल सिंहासन पर कब्जा, और ये कॉमन चीजें तो आप जानते होंगे ना। देखो जनरली जैसे मैं आपसे पूछूं, ऐसा तो नहीं है कोई जो कॉमन, जब कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जहांगीर का उसके पुत्र खुसरो खान ने विद्रोह कर दिया था, तो कौन से गुरु थे जिनको, सिख गुरु कौन से थे जिनको जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? फटाफट से आंसर करें, पता चलेगा आपकी कॉमन इंटेलिजेंस कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है जीएस का क्या खा गया भी नहीं जानते हो? तो उस क्या खा गया के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। बताएंगे भैया। अरे कमाल 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 सर, बफरिंग बहुत है आज, नहीं हुई अभी सॉल्व। भाई साहब यहाँ से नहीं है, यूट्यूब की तरफ से, ये रियली सॉरी, रियली सॉरी, कुछ नहीं कर सकते हैं। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को कहा जाता था, मुगल सिंहासन पर, सलीम, दारा सिकोह, खुर्रम या फिर कामरान, तो इसको बोलते थे आपको शाहजहां। किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था, जहांगीर का बेटा था, याद रख लेना, ठीक है। और दारा शिकोह कौन था? ये याद रख लेना, दारा शिकोह ये शाहजहां का बड़ा बेटा था, और इसी को गद्दी पर चाहता था शाहजहां का बड़ा बेटा, इसी को गद्दी पर ये चाहता था। लेकिन गद्दी पे बैठा कौन था जरा बताना? शाहजहां के बाद में भैया औरंगजेब। दारा शिकोह बड़ा विद्वान आदमी था, इसकी 2 पुस्तकें हैं, इसने 52 उपनिषदों को पढ़ के फारसी में बदल दिया था। सीरे अकबर, सीरे अकबर जो अनुवाद है, ये 52 उपनिषदों का एक साथी फारसी अनुवाद है। 52 उपनिषद, उपनिषद पढ़ते हैं ना, कितने उपनिषद हैं टोटल बताना जरा, मैंने इसी कक्षा में आपको बताया था। ऐसे ही इसने साथी आपका मज्म उल बहरीन पुस्तक को लिखा, मज्म उल बहरीन पुस्तक को लिखा, मज्म उल बहरीन। लेकिन इसको फिर किसमें, जो आपका अगर हम बात करें, जो देवराई का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 और 1659 में, औरंगजेब ने क्या कर दिया था? इसको मार दिया था, इसकी गर्दन कटवा के इसके बाप को भेजी थी शाहजहां को, ये लो गिफ्ट, अपने बेटे को तुम गद्दी पे बैठाना चाहते थे, ये लो तुम्हारा बेटा, है ना। तो दारा सिकोह को मार दिया था, और गद्दी पे कौन है? सलीम किसका नाम है? ये जहांगीर का नाम है भैया, जहांगीर का नाम है। ओके, आगे आएंगे। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? अब याद रख लेना, कल परसों और 3 दिन एक बार थम्स अप कर देना। जी भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था प्रश्नों की संख्या थोड़ी बहुत घटेगी बढ़ेगी तो कोई दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए। तो इतिहास के मैं 3-4 क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे अब उम्मीद है कि मुझे कम से कम 30 से 40 प्रश्नों की आवश्यकता होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है, जो आपसे बचे ना। और बाकी तो चीज़ों को हम कहाँ पे कवर कर लेंगे? जब इतिहास का हम साथी आपका सिंगल शॉट करेंगे, इतिहास का सिंगल शॉट 6-7 घंटे में, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे, है ना। हम सब करेंगे जी भैया, कल बढ़ा लेना 3-4 क्वेश्चन, कल 40 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब तुम चलते रहना मेरे हिसाब से, बस जब हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ के बस चलते रहो। और फिर जैक श्रॉफ का डायलॉग याद है ना तुमको, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, तो वो नहीं छोड़ेंगे तो साथ पहुंचेंगे मंजिल तक, ये प्रॉमिस है आपसे। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता? साधारण है तो भैया कैसा बनाएगा आपका? आप उसमें शीशे को देख रहे हो तो आप दरअसल में खुद तो हो नहीं जाओगे रियल, आभासी रहेगा लेकिन सीधा दिखाएगा। कैसा बोलेंगे? आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 एकदम से ठीक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है। जंग के कारण चांदी पर कौन सा रंग चढ़ जाता है? जंग के कारण, जंग लग गया चांदी पे तो कौन सा हो जाएगा? हरा रंग चढ़ जाएगा क्या? हरा रंग बढ़ता है साथी आपका, क्या बोलेंगे, हवा या त्वचा की नमी से बढ़ता है। वो तो किससे? हवा से होता है हरा रंग, तो जंग के कारण नहीं होता। ये किसकी वजह से आ जाता है? हवा, एयर की वजह से आता है। ये तो जंग की वजह से जो आएगा उस पर रंग आ जाएगा आपका काला, ठीक हो जाएगा। क्या बोलेंगे? काला एकदम से ठीक हो जाएगा। काला ही होता है ना जंग के कारण चांदी पे कौन सा रंग? आप लोग बताओ, मुझे पता नहीं कि उस पर कन्फ्यूजन सा हो रहा है। बताना सारे लोग, क्या होगा? काला ही होगा मेरे हिसाब से तो, जंग के कारण चांदी पर रंग, ठीक है, क्योंकि लोहा भी क्या पड़ जाता है आपका? काला पड़ जाता है। ब्लैक ब्लैक ज़्यादातर बच्चे बी लिख रहे हैं, बहुत कमाल। देखो जैसे लोहा होता है साथी, लोहे का जो रंग होता है वो भी काला हो जाता है, लेकिन लोहे का रंग क्या हो जाता है आपका? वो भी ब्लैक हो जाता है आपका जंग के कारण। लेकिन लोहे के रंग से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है जो लोहे पर जंग लगता है उसका क्या सूत्र होता है? तो सूत्र होता है Fe2O3, क्या बोलेंगे आपका? XH2O, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और जंग से बचाने का क्या तरीका है?
या तो पेंट कर लो। बचाने का तरीका होता है कि किसी चीज़ को जंग से बचाना है तो उसका यशद लेपन कर दो। क्या कर दो? यशद लेपन कर दो। और यशद लेपन को हम क्या बोलते हैं? आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर दो उसका। तो गैल्वेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? लोहे पर क्या जस्ते की परत चढ़ जाती है। जस्ता क्या होता है भैया? जिंक होता है। तो लोहे पर जस्ता या जिंक चढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? उसको संरक्षित किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है जंग से। तो पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में लोहे पर क्या चढ़ाया जाता है? क्या बोलेंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा एनोडीकरण होता है, वो साथ ही एल्यूमिनियम के साथ में होता है। तो यशद लेपन किसके साथ में होता है? जिंक के साथ में होता है, जस्ते के साथ में होता है। कोई दिक्कत नहीं जी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है? जेलीफिश नहीं भैया, फिश में आ जाएगी। तारामीन, आपका ओलिस्टर सीप, समुद्री जीव, भैया क्या बोलेंगे? केकड़ा हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा आपको पता होना चाहिए। वॉन सीबोल्ड ने इसको घोषित किया था, सीबोल्ड ने। और सीबोल्ड के अनुसार क्या कहा गया था इसको? कि ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या बोलेंगे? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कौन कौन पाए जाते हैं इसमें बताना? सबसे बड़ा संघ। तो इसमें कौन कौन पाए जाते हैं भैया? तो आप कहेंगे भैया इसमें पाए जाते हैं आपका ऑर्थोपोडा में जितने भी बिच्छू हैं, मछली हो गई, झींगा मछली आदि आपका जितनी भी हैं, ठीक है, जितने भी कीड़े हो गए, ठीक है, आपका मकड़ी हो गई, यानी ये कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, आपका मक्खी हो गई, मच्छर हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? आपका आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा तो यही है। तो इसीलिए सबसे बड़ा क्या है? ये आपका सबसे बड़ा क्या है? आपका ग्रुप है। मछलियाँ इसमें नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में छोटी आंत के भाग हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है साथ ही उसके पार्ट कौन कौन से हैं? जेजुनम, मलाशय। रेक्टम क्या उसका पार्ट होता? नहीं, रेक्टम तो सबसे एंड में होता है, साथ ही आपका जो मल आदि को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट नहीं होता, साथ ही आपका पेट के बाद में शुरू होती है। इलियम होगा आपका, जी भैया इलियम तो होता है। परिशिष्ट होगा, अपेंडिक्स नहीं, अपेंडिक्स तो साइड में होती है, साइड ही आपका नीचे की तरफ होती है। अकेंडिम नहीं होगी, कोलन नहीं होगी आपका, ठीक है। ऑप्शन डी इलियम, जेजुनम और डुओडेनम। देखो यहाँ पर इलियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? वो इलियम है। क्या है? इलियम है, ठीक है। डुओडेनम जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है, छोटा भाग होता है। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1980 से पहले मुझे बताओ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ आपका, वो पहली बार तो हुआ था कब? कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था 1969 में। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जी भैया। तो क्या बोलेंगे? 19 जुलाई 1969 को इसका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कौन से बैंक थे? क्या आधार बनाया गया था इसका? जिनकी जमा पूंजी जो कैपिटल थी वो 50 करोड़ से अधिक थी, 50 CR से अधिक थी। 50 CR, क्या बोलेंगे? किससे अधिक थी? 50 CR से, मोर देन 50 CR थी, 50 करोड़ से अधिक थी, उन 14 का कर दिया गया, ठीक है। इस समय के आपको पता होनी चाहिए RBI के गवर्नर वगैरह कौन थे। 1980 की बात करते हैं, 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980, यही हमारा क्वेश्चन है। 6 बैंक का किया गया था। कितने बैंक का भैया जी? 6 बैंक का किया गया था, 6 बैंक का, ठीक है। क्या आधार बनाया गया था? जिनका कैपिटल जो था आपका 200 करोड़ से प्लस था। कितने से अधिक था? 200 करोड़ से अधिक था। PM कौन थी दोनों टाइम पे? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी दोस्त आपका भैया जी? इंदिरा गांधी जी थी आपका। RBI के गवर्नर कौन थे इस टाइम पे? RBI के गवर्नर कौन थे आपका? वो आपका IG पटेल साहब थे, IG पटेल। और साथ ही आपसे पूछे इस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर, देश के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर इस समय R वेंकटरमन थे आपका, रामास्वामी वेंकटरमन थे, रामास्वामी वेंकटरमन थे, है ना, रामास्वामी वेंकटरमन थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जो बाजरे में पहले स्थान पर आता है?
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो बाजरे के उत्पादन में पहला साथी आपका राजस्थान आता है, जो पूरे देश भर का अगर बात करें कुल 27%, इसका पूरे देश का 27% ये प्रोडक्शन कर देता है राजस्थान। याद रख लेना, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था, इंटरनेशनल माइलेट्स ईयर। क्या बोलेंगे, जो मिलेट्स ईयर घोषित किया था, मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था, वो 2023 में घोषित किया गया था। ठीक है। राजस्थान, अगर मैं आपसे बात करूं, बाजरे के अलावा जो साथी सरसों है, मस्टर्ड है आपका, उसके उत्पादन में भी प्रथम है, उसके उत्पादन में भी प्रथम है। मछली उत्पादन में प्रथम कौन है, बताएं जरा। मछली उत्पादन में प्रथम कौन है आपका, तो मछली उत्पादन में प्रथम आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। चावल में साथी आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल किसमें, चावल में है आपका। गेहूं उत्पादन में प्रथम कौन है, गेहूं में बताएंगे, गेहूं में भैया यूपी है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम कौन है, वो आपका गुजरात है। कौन है, गुजरात है आपका, गुजरात है। और आपका कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम कौन है, कॉफ़ी उत्पादन में वो कर्नाटक है। केरल आपका काजू उत्पादन में, काजू मसाले आदि, मसाला पूछ ले आपसे, मसाला आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है भैया, केरल है। दाल के उत्पादन में प्रथम कौन है, दाल के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है। ये अक्सर में जब रिपोर्ट आती हैं तो कई बार बदलते रहते हैं, तो इनके बारे में अपडेट याद रख लेना। गन्ने में यूपी है। नारियल तो विश्व में ही सबसे ज़्यादा, नारियल तो विश्व में ही सबसे ज़्यादा केरल में, मैं सॉरी, नारियल सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, केरल में तो कम, मतलब वहाँ भी बहुत होता है, केरल में भी। नारियल में क्या बोलेंगे आपका, कर्नाटक में होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पूछ ले नारियल कहाँ पर है, तो वो भारत में होता है, भारत में होता है, भारत में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मुझे बताना जरा, लीची उत्पादन में पहला स्थान किसका है, मुजफ्फरपुर में होती है, बिहार में। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर जिला पूरे देश की लीची का 65% उत्पादित कर देता है। ठीक है। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ, स्वर स्वामिनी आशा, लता मंगेशकर जी की या फिर अलका याग्निक, अलका याग्निक पता है आपको, नहीं। देखो, लता मंगेशकर जी को बोलते मेलोडी क्वीन। ठीक है। मेलोडी क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है, लता मंगेशकर, मेलोडी क्वीन। अलका याग्निक याद है आपको, एक गाना सुना होगा तुमने, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहली बार हो गया। क्या बोलेंगे, आशा भोसले, आशा भोसले की साथी ये बुक है आपका, याद रख लेना इसको। ठीक है। आशा भोसले, सुनिधि चौहान। चलो गाने बाद में सुनाएंगे। मुझे बताओ, अभी 2024 में एक पुस्तक आई थी नाइफ, ये पुस्तक किसकी है, नाइफ बुक, तो बोलेंगे भैया ये सलमान रश्दी की है। दिल जिगर दोनों घायल हुए, क्या बोलेंगे, सलमान रश्दी आपका। क्या बोलेंगे भैया, ये नाइफ है। मैं आपसे पूछूं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हाल ही में एक पुस्तक आई है, किसकी है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी है, सैम पित्रोदा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, सैम पित्रोदा भारत में संचार क्रांति के जनक थे, इनकी बहुत चर्चित किताब कौन सी है। अभी दुनिया भर के बुक स्टोर्स में एक किताब धमाल मचाए हुए है, इंडिया @100, ये है साथी आपका केवी सुब्रमण्यम। क्या बोलोगे, ये केवी सुब्रमण्यम की बुक है, मैं भी लेकर आया इसे परसों। द बुक ऑफ कंपेशन, द बुक ऑफ कंपेशन, क्या बोलेंगे, द बुक ऑफ कंपेशन, द बुक ऑफ कंपेशन किसकी बुक है। ये बड़े दो लोग हैं साथी आपका, आपका एक तो दलाई लामा, क्या बोलेंगे, जिन्होंने लिखा द लाइफ ऑफ जॉय, दलाई लामा। दलाई लामा भारत में कब आए थे, वर्ष लिखो, अपने सारे प्याराने स्टूडेंट्स वर्ष लिखेंगे। कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में दोस्त क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, जब मलाला यूसुफजई को मिला था। ये देश में आंदोलन चलाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। दलाई लामा 1959 में भारत आए थे तिब्बत से भाग के। कहाँ रहते, धर्मशाला में रहते, मैकलोडगंज जो साथी आपका वहाँ पर मठ है। दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार कब मिला आपका, 1989 में मिला। इनको जो पहले साथी आपका घोषित था रमन मैग्सेसे, वो इनको पिछले वर्ष 2023 में दिया गया था। ठीक है। द बुक ऑफ कंपेशन। अच्छा, अभी एक किताब और आई आपका, अभी एक किताब और आई आपका, सोर्स कोड, सोर्स कोड माई बिगनिंग। सोर्स कोड को किसने लिखा है, बिल गेट्स ने लिखा है, बिल गेट्स ने लिखा है। ठीक है। किसने लिखा है सोर्स कोड को आपका, बिल गेट्स ने लिखा है आपका, बिल गेट्स ने।
ठीक है, 1959 में, 1959 में आई, बहुत सही लिखा आपने, 1959 में दलाई लामा, बहुत कमाल। अच्छा, बिल गेट्स की किताब कौन सी है पहले जो बहुत चर्चित थी, फटाफट से बताओ कौन सी है। भारत के पहले एआई, एआई का पूरा नाम लिखो पहले तो सारे दोस्त, क्या बोलेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं। मतलब कृत्रिम मतलब प्राकृतिक बुद्धि नहीं है, बनाई गई बुद्धि है, बनाई गई बुद्धि है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाई गई बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर किसका है, आगे भविष्य में सारी चीज़ें किससे होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसके लिए अब चीज़ें चल रही हैं। तो साइमन मॉक को भारत के पहली एआई यूनिवर्सिटी, बताना पहली जो एआई यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी उसका नाम क्या है, पहली एआई यूनिवर्सिटी जो साथी इंडिया की है उसका नाम क्या है। तो याद रख लेना, क्या बोलेंगे इसका, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, यूनिवर्सल, किस राज्य में है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एआई, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ की है भैया, आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके याद रख लेना जो फाउंडर हैं, इसके फाउंडर कौन हैं, बहुत नाम आगे पूछा जाया करेगा आपसे, तरुणदीप सिंह हैं। कौन है, तरुणदीप सिंह हैं। जैसे आज बीएचयू वगैरह पूछते हैं ना, एएमयू को तो एक समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉलेज पूछे जाएंगे। भारत का पहला एआई रोबोट टीचर कौन बना है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एआई रोबोट टीचर कौन बना है, एआई रोबोट टीचर कौन बना है आपका, तो याद रख लेना भैया, आइरिस बना है। आइरिस कहाँ पर है, ये त्रिवेंद्रम में है, केरल में है। क्या बोलेंगे, त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम अर्थात केरल में, ये आपका है त्रिवेंद्रम, केरल में। भारत की पहली एआई सिटी मैं आपसे पूछूं, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सी है, भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनी है, तो आप बोलेंगे भारत की पहली एआई सिटी भैया बन गई है आपका लखनऊ। क्या बोलेंगे, लखनऊ बन गई है, लखनऊ बन गई। एक क्वेश्चन है आपका, पहली एआई फिल्म, ये मैंने पिछले नायक सीरीज में भी बताया था आपको, पहली एआई फिल्म कौन सी है, बताओ फटाफट से, पहली एआई फिल्म कौन सी है, वो आपका इराहा है, इराहा, जिसकी डायरेक्टर आपका साथी कौन है, डीएसएसबी ने पूछा था, आपका सेम भट्टाचार्य हैं। आपका क्या बोलोगे, सेम भट्टाचार्य हैं आपका, ये कौन है, इसकी साथी आपका डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं ये इसकी, कौन है, ये इसकी डायरेक्टर हैं, है ना, ये इसकी डायरेक्टर हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में, पेंशन विभाग जो है उसने हाल ही में सरकारी जो साथी रिटायर लोग हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का क्या है, ताकि पोर्टल हमेशा सुविधा के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, वो आपका भविष्य पोर्टल है। इस पर जाकर के वो अपनी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। एक आया संचार साथी पोर्टल, ये किसके लिए आया है बताएं फटाफट से, संचार साथी पोर्टल किस बात के लिए आया है, तो याद रख लेना ये आया है आपका खोए हुए, जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो मोबाइल खोए जाते हैं, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए, खोए हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एक निर्माण पोर्टल आया है, निर्माण पोर्टल ये किसके लिए आया है, निर्माण पोर्टल आया है जो साथी सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और योग्य उम्मीदवार भी हैं। ऐसे नहीं कोई भी पहुंच जाए, 1 लाख आर्थिक मदद, सोचो 1 लाख रुपया ले लें सिविल सर्विसेज के नाम पर, नहीं, योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, ठीक है। उसकी योग्यता का परीक्षण होगा और योग्यता का परीक्षण करके तब उसको 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी कि आप भविष्य में तैयारी को कर सकते हैं। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया, बोले भैया विश्व पर्यावरण दिवस, पहली बात तो मुझे बताओ मनाया कब जाता है, सबका आंसर आए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया, 5 जून। पहली बार 119 देशों ने 1972 में इसको अपनाया, ठीक है, 1973 में फिर इसको मनाया गया, 1974 से इसको वैश्विक रूप से पूरी, क्या बोलेंगे, आपका लगभग सभी देश मनाने लगे, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया क्या, कृषि और कल्याण मंत्रालय, नहीं जी, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज ने इसको मनाया है, इंडियन रेलवेज ने। मुझे बताओ वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है,
वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मुख्य कार्यधिकारी होता है, जो सारे कामों को देखे। जया वर्मा सिन्हा। क्या बोलेंगे? जया वर्मा सिन्हा। आपको पता होना चाहिए रेलवे बोर्ड द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, कितने पौधे लगाए थे इन्होंने? 76 लाख पौधे लगाए थे। कितना? 76 लाख ट्रीज ये लगाए गए थे रेलवे बोर्ड के द्वारा, 70 लाख ट्रीज। उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? लोकसभा चुनावों का बहिष्कार कर दिया था किसने? डोंगरिया कोंधन। तो डोंगरिया कोंधन भविष्य में पूछा जा सकता है कहाँ की जनजाति है, तो आप बोलेंगे उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। अच्छा मुझे बताइए, अब की बार जो वोट पड़ी है, जो लोकसभा चुनाव था 2024 का, इसकी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव जो 2024 था साथी आपका, इसमें मुझे बताओ कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा था? कुल मतदान इस बार बढ़ा, कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा था? तो आप कहेंगे भैया वो रहा था 65.79%। सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने? सबसे कम उम्र के एमपी कौन बने? सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के एमपी कौन बने? मुझसे भी 6 साल छोटे, सोच लो अब तुम। पुष्पेंद्र सरोज। क्या बोलोगे? पुष्पेंद्र सरोज बन गए हैं आपका, जिनकी उम्र है 25 वर्ष। क्या बोलोगे? जिनकी उम्र है 25 वर्ष आपका, क्या बोलेंगे? 25 वर्ष। कोसाम्बी सीट से बने थे, कोसाम्बी सीट से। सबसे अधिक उम्र के एमपी कौन बने हैं? सबसे अधिक उम्र के एमपी कौन बने हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? आपका 82 वर्ष की उम्र में बने हैं भैया, जिनका नाम है राजू थेवर बालू। क्या बोलोगे? राजू थेवर बालू बन गए हैं, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा इस चुनाव के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था? चुनाव आयोग ने साथी कौन सा पोर्टल बनाया था? तो चुनाव आयोग ने पोर्टल बनाया था सुविधा। क्या बोलेंगे? सुविधा पोर्टल को बनाया था। अच्छा, चुनाव आयोग ने जो नेशनल आइकन बनाया था, जो राष्ट्रीय आइकन बनाए थे इसमें, वो किसको बनाया था? राष्ट्रीय आइकन बनाया था सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को बनाया था। सचिन तेंदुलकर को बनाया था। अगर मैं पूछूं चुनाव आयोग ने युवा राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया था, तो युवा राष्ट्रीय आइकन वो आयुष्मान खुराना। क्या बोलेंगे? आयुष्मान खुराना। तो याद रखेंगे किसने विरोध किया? उड़ीसा की साथी आपका डोंगरिया कोंधल जो ट्राइब है, उड़ीसा की डोंगरिया कोंधल, ठीक है भैया, हमारे कोसाम्बी से हैं। बहुत कमाल, बहुत शानदार बात है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये आपसे क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था भाई, सीएम और गवर्नर याद कर लेना। थम्स अप करो आपने याद किए या नहीं किए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हम 12 सेट कर चुके हैं, 3 सेट बाकी हैं। बड़ी ईमानदारी से करना, 15 के 15 सेट, ठीक है। बाद में मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। 15 सेट कर लो, और 15 सेट के बाद में मंडे से आपका दोस्त हर रोज़ 6 घंटे आपके सामने खड़े होने के लिए, चीज़ों को तैयार करने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि रोज मतलब प्रॉपर खड़े होने के लिए, और रोज उन्हीं चीज़ों को फिर तैयार करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेहनत होती है। कोई थ्योरी का कोई पार्ट पढ़ाना होता है तो बड़ा आसान है। मान के चलो मुझे यहाँ खड़े होकर आपको 2-3 घंटे कोई एक टॉपिक समझाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से थ्योरी को बड़े। लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। क्वेश्चनों का चुनाव, कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रह जाएगी, फिर उसके लिए इनपुट्स देखना, ढूंढना। कई बार खुद को कन्फ्यूज़न होता है कि यार चीज़ें कहीं गलत ना हो जाएं ऐसे, और 1-2 बार चीज़ें होती भी हैं। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो भाई ह्यूमन है, तो मनुष्य है, तो वो उतनी भर संभावना होती है, ठीक है। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मंडे से 6 घंटे के लिए मन बना के आना भाई, 6 घंटे से मन बना के आना। सुबह 9 बजे से क्लास होंगी, सुबह 9 बजे से क्लास होंगी, और 3 बजे तक आपको मेहनत करनी होगी। तैयार हैं? एक बार लिख देना भैया, वी आर रेडी। कैसे भी बुला लो, कभी भी बुला लो, तैयार, ठीक है। मेहनत से हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करोगे ना भाई, तो फिर जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, वो खाली बैठेंगे ना, उनको थकान तब होती है। मेहनत करने वाले लोगों को कभी मेहनत से थकान नहीं होती। अगर कोई एक बार आलसी आप हो जाओगे ना एक बार, तो फिर बैठे बैठे तो फिर तो मज़ा आएगा। लेकिन जो मेहनती लोग हैं वो थकते कैसे हैं? वो थकते हैं आराम बैठने में, आराम से बैठने में, उनको कभी काम करने से दिक्कत नहीं होती। तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ एक बार वाह वाह करो, तब सुनाता हूँ।
उनके माथे पे कहाँ सिकन होती है। सिकन समझ रहे हैं ना, सरवटें। बहुत सारे लोग काम से मुंह बनाते हैं, अरे यार पापा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक होता मेहनती जो जानता है कि भाई कैसे चीज़ें आसान होंगी, कैसे चीज़ें, कैसे भविष्य अच्छा होगा, किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो उनके माथे पर कहाँ सिकन होती है, जिनमें कुछ कर दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं आराम से बैठूं तो थकन होती है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं साथी कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, टेक केयर।